अच्छा जी। लास्ट ओरिएंटेशन सेशन में मैंने आप सबको बताया था कि जी हम जो है वो कॉरपोरेट से अपना जो है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोर्स का आगाज करेंगे कि कॉरपोरेट में बेसिकली हमारे पास क्या था कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि हमारे पास कितनी टाइप्स ऑफ एंटिटीज हैं। हम रजिस्ट्रेशंस किस बिजनेस की कैसे और किस रेगुलेटर के साथ करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको यहाँ पर फिलहाल एक्सेल पे और ठीक है जी। कॉरपोरेट। अच्छा जी। अब सर आप पाकिस्तान में जाएं, में बिजनेस स्टार्ट करें, आप यूएस में करें, आप यूके में करें, आप दुबई में करें, आप डिफरेंट किसी कंट्री में करें, तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई ना कोई एक एंटिटी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। विदाउट एंटिटी आपको, अगर डेवलप नेशंस की बात करूं, डेवलप कंट्रीज की बात करूं, तो वहां पे तो आप कियोस्क भी अगर लगाने जाएंगे तो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है जी। तो पाकिस्तान में अगर कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहा है, कोई कारोबार स्टार्ट करने के लिए जा रहा है, तो सर उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। उसके बिजनेस की रजिस्ट्रेशन उसको करवानी पड़ेगी। लेकिन बिजनेस की रजिस्ट्रेशन के लिए उसे ये देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी लीगल एंटिटी अपने बिजनेस के लिए सेलेक्ट करूं। तो हमारे पास नॉर्मली जो लीगल एंटिटीज हैं वो कौन कौन सी है जी। सबसे पहले हमारे पास एक है सोल प्रोप्राइटरशिप। नंबर टू जी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या जिसे हम नॉर्मली कहते हैं जी पार्टनरशिप। एंड थर्ड वन इज कंपनी। ठीक है जी। हाँ नहीं सर, एनजीओ एनपीओ इज समथिंग डिफरेंट, उसके कुछ रेगुलेशंस डिफरेंट है, कानून डिफरेंट है। अभी हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। एनजीओ एनपीओ तो कोई बिजनेस नहीं है ना, वो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उनका मकसद तो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ठीक है जी। अच्छा अब सर, अभी जो मैं बात करने लगा हूँ रजिस्ट्रेशन की, या जो आज मैं कवर करूंगा, वो मैं बात करूंगा जी सोल प्रोप्राइटरशिप की। ठीक है जी। तो यहां पर हमें ये देखना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप है क्या, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इसकी रजिस्ट्रेशन का होगा, आज हमने ये देखना। तो आप लोग मुझे बता दें कि जी सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है। सिंगल ओनर जी, एक ऐसा बंदा जिसकी इन्वेस्टमेंट भी अपनी है, प्रॉफिट भी अपना, और नुकसान भी उसका। ठीक है जी। अपने बिजनेस के जितने भी डिसीजंस हैं वो खुद ही करेगा जी। या अपने बिजनेस की जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी उसका जिम्मेदार कौन होगा जी,
वो खुद ही बंदा होगा। ठीक है जी। एक चीज तो ये हो गई। तो देखने में तो जी कोई बंदा बोले कि जी मैं एक अकेला कारोबार करने के लिए जा रहा हूं, तो मेरे लिए सबसे बेहतर चीज क्या है जी? सोल प्रोप्राइटरशिप। फायदा क्या है जी इसका? फायदा ये है कि जी इसकी बहुत इजी रजिस्ट्रेशन है। एक ही दिन में, बल्कि 20 मिनट में मैं आपको एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बना के दे दूं, जाए अपना अकाउंट ओपन करवाना। ठीक है। टैक्स कम है, कंप्लाइंसेस कम है। ठीक है जी। ऑडिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर नुकसान क्या है? तो लोग फिर कंपनी क्यों रजिस्टर करवाते हैं जाके एसएससीबी से? कौन सी इन्वेस्टमेंट? तो इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आ सकती क्या? चले, फंड्स का इशू आ सकता है, ठीक है। हम्म। और कोई जी? गुड। और लाइबिलिटी? क्या होगा लाइबिलिटी का? अच्छा जी। ठीक है जी। अभी किसी ने कुछ बोला अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है जी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या मतलब है सर इस बात का? अनलिमिटेड लाइब्रेरी का बेसिकली मतलब है कि अगर लॉस होता है तो जो भी लाइब्रेरीज हैं उसको सारे पे करने हैं, लाइक इज रिस्पॉन्सिबल। अगर उसका अगर ठीक है ऐसी जी। जगह ऐसे लिक्विडिटी होती है वो भी अगर लाइब्रेरी पे नहीं होती तो ये घर से पे करेंगे। चलिए जी, पहले इसके फायदे लिखते हैं। इजी रजिस्ट्रेशन, लोअर टैक्स रेट्स, लोअर कंप्लाइंस। नुकसान क्या होंगे जी? पहला नुकसान, नो लेजिस्लेशन फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या मतलब है इस बात का? यस। कंपनी की बात करूंगा तो मेरे पास कंपनीज एक्ट 2017 है। पार्टनरशिप की बात करूंगा तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है 2017 का। ठीक है जी। प्रोप्राइटरशिप पे जब आऊंगा तो मेरे पास किसी किस्म का कोई कानून ही नहीं है। किसी कानून के तहत इसकी रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। या फॉर एग्जांपल अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, कुछ मसला हो जाता है, तो मेरे पास रेफर करने के लिए क्या नहीं है जी? कानून ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस सिंपल सा एक आपने प्रोसीजरल लॉ फॉलो करना है कि इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है और खत्म। लेकिन इन फ्यूचर कभी आपके साथ कोई मसला, कोई प्रॉब्लम हो गई और आप बोले जी मुझे कंपनी वाला बेनिफिट दिया जाए, तो सर वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा जी? क्योंकि इसके पीछे कोई लेजिस्लेशन, कोई कानून साजी है ही नहीं। कानून किस लिए बनता है? प्रोटेक्शन के लिए चले नॉर्मली। और डिसिप्लिन हम्म, और अगर मैं इसके इससे रिलेटेड बात करूं तो अगर इसका कोई कानून होता तो उसमें उसके लिखे होते जी उसके राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज क्या हैं, इन केस ऑफ बैंक्रप्सी उसके साथ क्या होगा, इन केस ऑफ डिफॉल्ट उसके साथ क्या होगा, अगर कुछ इशू आ जाए तो किसको रेफर किया जाएगा, अथॉरिटी कौन होगी, एपीलेट फॉरम क्या होगा। सर कोई है ही नहीं चीज हमारे पास। तो सबसे बड़ा जो इसका नुकसान है कि जी कोई लेजिस्लेशन इसकी नहीं है। नंबर 2, नॉन ट्रांसफरेबल।
सर सोल प्रोप्राइटरशिप पे जो बिजनेस रजिस्टर है वो किसी को भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। मैं कंपनी की बात करूंगा तो मैं शेयर्स अपने बेच सकता हूं किसी को भी, मैं हट गया वो बंदा ओनर आ गया। मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो सर मैं क्या करूंगा जी, उस पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले लूंगा और मेरी जगह कोई और बंदा एज अ पार्टनर कैपेसिटी के अंदर आके काम करना शुरू कर देगा। बता रहा हूँ सर। पार्टनरशिप में जैसे आप ये बता रहे हैं, किसी और को दे सब, ठीक है, तो उसमें पार्टनरशिप में जो शेयर होते हैं। नहीं नहीं, पार्टनरशिप में शेयर नहीं, उसका मार्जिन होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ओनरशिप उस प्रॉफिट परसेंटेज या कैपिटल परसेंटेज से रिलेटेड होती है। ठीक है जी सर। पार्टनरशिप डील बना के नहीं, वो पार्टनरशिप के लिए होती है, हम तो सोल प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं। वैलिड ही नहीं है। एक सिंगल ओनर किसके साथ पार्टनरशिप डीड साइन करेगा? जब सिंगल ओनर की बात करूं उसका मतलब एक अकेला बंदा। पार्टनरशिप की बात करूंगा तो दो बंदे होंगे कम से कम। तो यहाँ तो सिर्फ अभी एक ही बंदे की बात हो रही है जिसका अपना ही बिजनेस है, वो किसी को भी अपना पार्टनर बनाने के लिए राजी नहीं है। वो कहते हैं मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं ही खाऊंगा सब। क्लियर होगी जी बात? तो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस ट्रांसफरेबल नहीं है भाई। कोई ये नहीं कह सकता कि जी मेरी ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, मैं इसको जो ट्रांसफर कर रहा हूँ, ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। यस जी, बता रहा हूँ सर, आगे आ रहा हूँ। ठीक है, तो अपनी जिंदगी में वो बंदा किसी को भी वो बिजनेस ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्या करेगा जी वो? नॉमिनेशन भी नहीं है सर, माजरत के साथ। आप जाते हैं ना बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए, वो आपसे फॉर्म साइन करते हैं, उसमें लिखते हैं कि नॉमिनी कौन होगा आपके बाद। सर इसके अंदर ये सिनेरियो भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा जिसका बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर उसकी डेथ हो गई, तो वो बिजनेस उसके लीगल एड्स के नाम पर भी ट्रांसफर नहीं होगा। बता रहा हूँ, नहीं ट्रांसफर होगा। वो बिजनेस ट्रांसफर नहीं होगा। उस बिजनेस के जो एसेट्स होंगे वो उसके लीगल एड्स को दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और उसमें उसने 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई थी। 10 मिलियन में से सर 5 मिलियन उसका कैपिटल वो खा गया जी। 5 मिलियन की सर उसने इन्वेंट्री ली हुई थी, उस बंदे की डेथ हो गई। अब वो 5 मिलियन की इन्वेंट्री गोडाउन में पड़ी हुई है, क्या करें उसका? वो जो इन्वेंट्री है वो उनके लीगल एड्स को मिल जाएगी। बट ये नहीं कह सकता कोई कि इसके बाद जिस जिस बंदे की डेथ हो गई है ये बिजनेस इनके बच्चे के नाम पे ट्रांसफर हो गया या उनकी बीवी के नाम पे ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है पीछे कोई कानून ही नहीं है। जब कानून नहीं है तो उसके अंदर कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। तो यही होता है। आप ये बताना चाह रहे हो होगा क्या कि आपको जो डिसीज पर्सन है उनके नाम से, उनके एंटियन से उस बिजनेस को डिलीट क्लोजर करना पड़ेगा, एक फाइनल रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा, और उसी सेम नेम से उनके जो लीगल एयर्स हैं वो दोबारा से उस बिजनेस को अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इनिशिएट कर सकते। जितने भी फिर वेंडर्स होंगे, हाँ। नहीं सर, वो उनका रिटर्न उनका सेपरेट फाइल होके क्लोज, अब ये अपने हिसाब से नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। टैक्स पेयर है, कोई फाइनेंशियल ईयर में एक्सपायर कर जाता है, जी जी, लेट्स सपोज ऑन द मिड ऑफ द ईयर, दिसंबर नवंबर, ठीक है। अब साल के तौर पे आया, पहला तो सवाल ये है कि आया उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा सर। सेकंड, जब उसके जो भी लायबिलिटीज और एसेट्स हैं उसके लीगल एयर्स में से कोई भी उसको अडॉप्ट करता है तो उसने वो जो फाइनेंशियल ईयर में उसने रिटर्न में डिक्लेयर की है सेम अडॉप्ट करेगा क्या? मतलब वो अपने सच मतलब जो लायबिलिटीज एसेट्स है उसके साथ ऐड करेगा उसको? देखिए जी, दो क्वेश्चंस हैं आपके। एक ये जी कि जो बंदा डिसीज्ड है क्या वो अपना रिटर्न फाइल करेगा? बिल्कुल सर, एक फाइनल रिटर्न सबमिट करने की जिम्मेदारी उसके लीगल ईयर्स की है जो बंदा बिजनेस रन कर रहा था। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, सारी बात है ड्यूरिंग द ईयर, फाइनेंशियल ईयर उसके कुछ एसेट्स भी होंगे, कुछ लाइबिलिटीज भी होंगे। अब जाहिर बात है लीगल एड्स में से जो भी बंदा उस चीज को आगे टेकअप करेगा, बिजनेस को आगे बढ़ाएगा अपने नाम से, तो ऑब्वियसली वो एसेट्स और लाइबिलिटीज जितने उसकी रिटर्न में शो हुई भी होंगी या जो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बता रहे होंगे, सर वो उसी से उसको टेकअप करेगा सेम। ठीक है, हाँ। उसको टेकअप करने के बाद वो फर्दर अगर कुछ इसके अंदर प्लस माइनस करता है तो ऑब्वियसली फिर वो लायबल।
ठीक है जी, क्लियर होगी जी बात। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, नो परपेचुअल सक्सेशन। तो इसका मतलब है अगर किसी से जाए उसमें नहीं भी हो, अगर वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में भी कन्वर्ट कर सकते ट्रांसफर नहीं कर सकता, फिर अगेन वही बात, वही उसी सेम नेम से नई पार्टनरशिप डीड बनाएगा नई और उस पुराने वाले बिजनेस के सोल प्रोप्राइटरशिप के स्टेटस को खत्म कर देगा। स्टेटस खत्म यस, सही वो नहीं कर ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि मैं बीइंग अ पार्टनरशिप मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और पहले दिन हमने एक अकाउंट ओपन करवाया, वेंडर्स के पास अपना अकाउंट ओपन करवाया। अब उसमें दो पार्टनर्स, एक मैं हूं एक ही सर, ठीक है जी। अब लेट सपोज मैंने वो पार्टनरशिप से रिटायरमेंट दे दी, रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया जी। अब मेरे जाने से क्या बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा? क्या वेंडर्स के पास नाम चेंज हो जाएगा? वो तो उसी पार्टनरशिप के नेम से रहेगा ना सारे सिनेरियो, ठीक है जी। बस क्या एडिशन होगी कि एक न्यू पार्टनर इंडक्ट हो गया। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता है कि वो जो बैंक अकाउंट होता है, बिजनेस बैंक अकाउंट, वो सोल प्रोप्राइटर के नाम के साथ लिंक होता है। अगर उसकी डेथ हो गई उसके बाद उसको कोई बंदा भी ऑपरेट नहीं कर सकता अनटिल अनलेस उसने किसी को मैंडेट ना दिया हो। और लेकिन अगर बैंक को पता लग जाए कि इस बंदे की डेथ हो गई है, अकाउंट फ्रीज। जब तक सक्सेशन आपके हाथ में नहीं आएगा तब तक वो आपके पैसे रिलीज नहीं करेंगे। जी सर। ये वाली बात कहाँ लिखी? कैसे अपने एग्जाम में दिसंबर तक वो बंदा मर जाता है, तो लीगल हेयर से उनको जाके टैक्स का पे करना होगा। ये सर ये देखें, कुछ एक होता है जी सब्सटेंटिव लॉ के कानून में ये बात लिखी हुई है, एक होता है जी प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। जो प्रोसीजर्स है, प्रोसीजर्स यही बताते हैं कि जब भी कोई बंदा अपना जिसकी डेथ हो जाएगी और अगर ड्यूरिंग द ईयर अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसने क्या नहीं करना, उसका एक फाइनल रिटर्न फाइल होगा। जितने भी लीगल है हमारे पास केसेस आते हैं, एफबीआर उनको नोटिस कर रहा होता है कि जी आप रिटर्न फाइल करें, रिटर्न फाइल करें, रिटर्न फाइल करें। इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है, उसके नाम पे सर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब हुआ क्या कि वो प्रॉपर्टीज जब से उसने ली थी उसके नाम पर उसके रिटर्न में शो हो रही है। अब जब उसकी डेथ हुई है उसके लीगल एड्स गए कोर्ट में जाके वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा ली। अब मुझे बताएं लीगली, आपसे सवाल ये है, क्या वो प्रॉपर्टीज जो अब उनकी लीगल एड्स के नाम पर ट्रांसफर हो गई है अब उनकी रिटर्न्स में शो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जी, जिनके नाम पर हो गई है ना, लेकिन जिनके नाम पर थी पहले, क्या उनके रिटर्न में रहनी चाहिए? सर इसीलिए कहते हैं कि जी अगर जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज उनकी ट्रांसफर हो गई है उनके लीगल ईयर्स को, तो वो सब निल करके आपने एक फाइनल रिटर्न सबमिट कराना होता है विद एफबीआर, ताकि उनका वहां पे अकाउंट क्लोज हो जाए। एक डेथ सर्टिफिकेट आप अटैच कर देंगे, सारी चीजें वहां पे अटैच करेंगे, जी इनकी डेथ हो गई है, इनके सारे एसेट्स हमारे पास ट्रांसफर हो गए, वहां से वो एसेट्स आप माइनस करेंगे और अपने पास ऐड कर लेंगे। सर शिकायत का बिजनेस करता है, लेट्स सपोज एग्जांपल दिसंबर मे बी अप्रैल 3 क्वार्टर मतलब वो कर चुका है, अब डेफिनेटली 9 महीने का हिसाब तो उसने देना है। बिल्कुल देना इस सर, साल तो वो अपना रेगुलर रिटर्न जब तक मेरी मतलब बिल्कुल करेगा सर, जो प्रॉफिट उसने अर्न किया उस पर टैक्स पे करेगा जब रिटर्न फाइल करेगा जी। फॉर द नेक्स्ट ईयर वो अपना एक फाइनल इंटीमेशन देगा कि हाँ जी सर जरूरी नहीं है, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की डेथ हो गई दिसंबर में 2024 में, ठीक है, जून क्लोज हो गया, जून 2025 में टैक्स से तुम्हारा 2025 क्लोज हो गया, ठीक है। 6 महीने तक क्या हुआ जी, 6 महीने के अंदर उनके लीगल एयर्स ने वो एसेट्स भी ट्रांसफर करवा लिए, बिजनेस भी अपने नाम पे स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, वो जो 2025 का जो रिटर्न फाइल करेंगे या जो किया होगा वो क्या होगा जी, वो उनका फाइनल रिटर्न ही कंसिडर होगा। तो आप दो रिटर्न, एक लीगल है इसका और एक जो रेगुलर टैक्स पेयर है, 6 महीने का जो डिसीज है उसका फाइल होगा और जी 6 महीने का जो न्यू टैक्स पेयर जो उस सर, business को रिटर्न का कर रहा है, पीरियड जो है ना, सॉरी टू से मैं आपको इंटरप्ट करूं, रिटर्न का पीरियड हमेशा 12 मंथ्स का होता है, 12 months है। ठीक है। अब आप साल तक आप 20 को कब टेकअप कर रहे हैं? जब भी आप कर रहे हैं आपने first रिपोर्ट ये of करना है, ठीक है। 2025 से आपने उसको टेकअप किया है, तो आप तो अपने 6 महीने की ही उस सर रिपोर्टिंग आप 6 महीने की करेंगे, लेकिन एफबीआर में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप 6 मंथ्स का रिटर्न जाके ओपन करके फाइल कर दें। सवाल ये है, अब एक बिजनेस के दो रिटर्न्स एक साथ फाइल नहीं हो सकती या हो सकते हैं जी अब लेट्स सपोज एक XYZ कंपनी है उसकी प्रोप्राइटरशिप है, दिसंबर 30 को उसका इंतकाल हो जाता है, लीगल हेयर 1 जनवरी 2025 को टेकअप करते हैं। अब बिजनेस एक है XYZ कंपनी, तो अब उस XYZ कंपनी की प्रोप्राइटरशिप में दो रिटर्न तो फाइल नहीं होंगे, एक होगा। अब बता देता हूँ मैं आपको। सर 6 महीने तक तो डिसीज पर्सन ने बिजनेस किया होगा ना,
रेवेन्यू जनरेट किया होगा जुलाई से लेकर दिसंबर तक। तो वो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो प्रॉफिट है, जो रेवेन्यू है, वो कहाँ बुक होगा? XYZ कंपनी में बुक कर declare सर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा हूँ, ठीक है firm की बात कर सर। वो वहां पे डिक्लेयर हो गया नहीं? वो दिया। डिक्लेयर कर दिया। XYZ 1 जनवरी से XYZ की बात कर रहा हूँ, यस। 1 जनवरी को उनकी लीगल एयर ने अपने नाम से XYZ बिजनेस स्टार्ट किया और उसी नाम से चीजों को टेकअप करना शुरू कर दिया। और जो उनके वालिद साहब के जो डिसीज पर्सन था, उनकी जो भी एसेट्स लाइबिलिटीज थी, वो ले ली। देखें, Yes, I see. मैं एक नाम ले लेता हूँ, सजेस्ट कर देता हूँ, मराबा फूड्स है सर। जी उसके प्रोप्राइटर जो है वो डेथ करके हो जाती है दिसंबर में। अब जनवरी में उनके लीगल एयर टेकअप कर लिया। अब मराबा फूड्स के जो रिटर्न फाइल होंगे, मेरा सवाल ये है, यहाँ देखिएगा, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ आई? मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। ये बंदा जिसकी डेथ हो गई, ये उनके लीगल एयर्स है, ठीक है जी। इनका बिजनेस था सर ABC ट्रेडर्स के नाम से, ठीक है। अब हुआ क्या, एक बात याद रखिएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप पे जब मैं बिजनेस की बात कर रहा होता हूँ ना, तो सर वहां पर एक ही रिटर्न फाइल होता है, पर्सनल रिटर्न। इस बंदे के नाम से रिटर्न फाइल होता है, इसके नाम से फाइल नहीं होता। ABC ट्रेडर्स के नाम से फाइल नहीं होगा, मिस्टर ए के नाम से रिटर्न फाइल होगा सोल प्रोप्राइटरशिप में। बिजनेस नेम होगा खाली। यस, उसके एनटीएन में ये बिजनेस ऐड होगा, लेकिन जो रिटर्न फाइल हो रहा होगा वो मिस्टर ए का फाइल हो रहा है, ABC का नहीं हो रहा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। अब 30th, मैं कहता हूँ दिसंबर में इनकी डेथ हो गई। जुलाई से लेकर दिसंबर तक इन्होंने कुछ रेवेन्यू जो भी जनरेट किया होगा वो उनके पास आ गया। अब 1 जनवरी से मिस्टर बी ने सारी की सारी चीजें टेकअप की, अपने नाम पे दोबारा से एक ABC ट्रेडर्स के नाम का बिजनेस ओपन किया कि जी मैं उनका बेटा हूं, मैं ये सारे बिजनेस कर रहा हूं, अब मैं इस चीज का लीगल ओनर हूं, ठीक है। सारे वेंडर्स ने बोला ठीक है जी, अब जितने भी आपके प्लस माइनस वाली चीजें हैं, जो भी हिसाब किताब है, हम आपसे सारी डील करेंगे। अब इन्होंने 1 जनवरी से लेके जून तक काम किया, ठीक है। अब 30 जून के बाद मिस्टर ए का एक रिटर्न फाइल होगा, फाइनल रिटर्न फाइल होगा, जिसमें वो बताएंगे कि जी, जिसमें उनका बेटा बताएगा या उनके लीगलर्स बताएंगे कि इन्होंने जुलाई 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक इतना रेवेन्यू जनरेट किया, और उस पर वो उसका टैक्स पे कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, मिस्टर बी के पास बिजनेस जो उन्होंने स्टार्ट किया वो 1 जनवरी से स्टार्ट किया। 1 जनवरी से लेके 30 जून तक जो वो काम करेंगे, उस 6 महीने के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स वो मिस्टर बी अपने रिटर्न में पे ऑफ कर देंगे। तो 6 महीने यहां बुक हो गए, 6 महीने वहां बुक हो गए। अब इसी रिटर्न के अंदर होगा क्या कि लेट्स सपोज मिस्टर बी ने 6 महीने में सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा ली, कोर्ट के थ्रू जाके, लीगल नादरा के थ्रू जाके सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर ली। तो इसी मिस्टर ए के रिटर्न्स में ही वो जो भी प्रॉपर्टीज उन्होंने ट्रांसफर करवाई होंगी, वो उसको कर देंगे माइनस, वहां से कर देंगे, हटा देंगे, और अपने रिटर्न में आके बता देंगे कि जी ये प्रॉपर्टी मुझे मेरे फादर की तरफ से या मेरे मदर की तरफ से मुझे इनहेरिटेंस में मिली। तो कभी भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की जब मैं बात करूंगा, तो वहां पर रिटर्न उसका सेपरेट फाइल नहीं होता, जो ओनर होता है वही अपने रिटर्न में उसकी इनकम को रिपोर्ट करता है। कवर करें और नेक्स्ट अगर जो फाइनेंशियल ईयर हो 25-26 का, उसमें वो अपने उस बिजनेस को टेक्निकली स्पीकिंग ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, अगर 6-6 महीने का गैप रख रहा हूं तो सर सारी बात है एक्यूमुलेटली 12 महीने का तो रेवेन्यू जनरेट हुआ है ना। 6 महीने उन्होंने किए, 6 महीने इन्होंने किए, तो या फिर अगर वो इनके रिटर्न फाइल कर भी नहीं रहे या इस पे अगर रिपोर्ट नहीं भी करना चाह रहे, तो पूरा 12 महीने का वो वहां पे रिपोर्ट करें। सेक्शन नहीं नहीं, ये अभी से इनकम टैक्स सेक्शन पे ना जाए, मैं अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। अभी ये बात आई थी तो फिर इसीलिए मैं आपको सीधी चीजें समझा रहा हूँ। एक चीज क्लियर कर लें, हर चीज कानून में नहीं लिखी हुई। अगेन बता रहा हूँ, एक सब्सटेंटिव लॉ है, एक प्रोसीजरल लॉ है, सर्कुलर्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जो डिपार्टमेंट फॉलो करता है, ठीक है जी। ये बिल्कुल प्रैक्टिस है, जो चीज चली हुई आ रही है, जो बेसिकली केस लॉ से चीजें डिसाइड हुई हैं। हायर कोर्ट्स ने चीज को डिसाइड करके प्रेसिडेंट बनाया है कि जी अगर कोई ये केस होगा तो आपने इस तरीके से इस चीज को फॉलो करना है।
क्योंकि हमारे पास लॉ की डिफरेंट सोर्सेज है ना। बिल्कुल है सर, सेक्शन 79 75 हमारे पास 79 है, इनहेरिटेंस के बारे में सारी चीजें वहां लिखी हुई है। सेक्शन 117 हमें बताते हैं बिजनेस बंद करने की बात। हाँ, बट आप अगर ये बात बोले ना, अगर इस एग्जांपल को सामने रखते हुए कि कहाँ मैं 6 महीने का रेवेन्यू बुक करूँ, कहाँ 6 महीने का रेवेन्यू बुक ना करूँ, सर ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी, नहीं लिखा होगी सर, नहीं लिखी होगी। आप सर्च कर लीजिएगा, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप इस चीज को सर्च कर लीजिएगा। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग, अगर मैं बोलूंगा कि जी मुझे 12 महीने के रेवेन्यू बुक करना है, तो मैं किसके पास करूँ? मुझे बताएं आप, एक बंदे की डेथ हो गई है, 6 महीने उसने कमाया है, और 6 महीने के बाद उसका बिजनेस उसके बेटे के पास आ गया, और 6 महीने उसने भी अर्न किया, बिजनेस कमाया उससे, एक्यूमुलेटली 12 महीने का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, किसको रिपोर्ट करना चाहिए? But sorry to say that सब मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक दो जी। तो मैंने देखा है जनरली जो बड़े टैक्स लॉयर्स कंसल्टेंट है, वो उस डिजीज का जो है वो करंट ईयर का पूरा कंप्लीट करते हैं, और फॉर द नेक्स्ट ईयर तक वो टेक ओवर, हैंडिंग ओवर, टेक ओवर सारी चीजें, जैसे आपने कहा उसका सारी चीजें अपने नाम पे सर यही बात आपको बता रहा हूँ, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर से मतलब जो सर यही बात बता रहा हूँ, मैंने 6 महीने की एग्जांपल इसीलिए आपको दिया। अगर इसमें अगर इनका एसेट ट्रांसफर नहीं होते तो ये रिटर्न्स फाइल करते रहते हैं इनके, और जब ट्रांसफर हो जाते तो उसको माइनस करते फाइनल रिटर्न और सबमिट कर दिया, हो सकता है, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन इसी रिलेटेड है, पंच केस है, इस केस में आपने लीगल है एक बताया, फॉर इंस्टेंस अगर ये तीन होते हैं टैक्स लायबिलिटी में, तो फिर नहीं, टैक्स लाइबिलिटी नहीं, फिर मैं करता क्या कि फॉर अगर मैं एज ए कंसल्टेंट इस चीज को करता, तो मैं मिस्टर ए की रिटर्न फाइल करके उन्हीं पे रेवेन्यू बुक करता, और वहीं पे प्रॉफिट में शो करके टैक्स पे कर देता। सारी बात है, वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं तो उनके पास होता, या तो बैंक अकाउंट में होगा या कैश में पड़ा होगा उनके पास, वो किसको जाएगा अल्टीमेटली? लीगल एड्स के पास ही जाएगा। तो मैं अपनी जिंदगी आसान करने के लिए और उनकी भी आसान करने के लिए एक ही रिटर्न में सारी चीजें बुक करूंगा, टैक्स पे करूंगा, और जो पैसे उनके पास जाएंगे, सेक्शन 79 उनको ये इम्यूनिटी देता है कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है, जो भी एसेट्स या पैसे जो चीजें उनको मिलेंगे इनहेरिटेंस पे, उस पर कोई टैक्स नहीं है। एग्जैक्टली सर। जनरली ये प्रैक्टिस होती है। वरना मैं क्या करूंगा, 3 वर्किंग मुझे सेपरेट बनानी पड़ेंगी, अगर 3 लीगल एड्स हैं। अगर इनके पास बुक नहीं करूंगा तो 33% उधर, 33% मिस्टर सी के पास, 33% मिस्टर डी के पास। तो रादर देन कि मैं, उनको तो टैक्स से ही मतलब है ना, मैं पूरा टैक्स उनको यहीं पर दे दूंगा, वेरी सिंपल। जैसे इसका यही डिसीज हो जाता है, तो जो भी पेपर्स हैं जो उनकी लाइबिलिटीज में लीगल एड्स, वो पे करें, यस लीगल एड्स करेंगे। अकाउंट कैसे हो रहा है, एरर पेबल्स को ऑफसेट किसने कहा ये क्लोज हो रहा है? अकाउंट क्लोज करें। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वेंडर्स इतनी क्रेडिटर्स इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ते। अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जी मैंने आपने मुझे 50 लाख रुपए की इन्वेंट्री दी हुई है, ठीक है, और मेरी खुदा ना खास्ता अगर डेथ हो जाती है, तो ऑब्वियसली 50 लाख रुपए कहीं ना कहीं से तुम करेंगे ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे आप। तो आपके पास आप फॉर एग्जांपल आप ये कोर्ट में जाके कर सकते हैं कि जी ये आप उनसे ऑर्डर ले आएंगे या डायरेक्शंस लेंगे कि जी इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो ट्रांसफर करवा के या वो सेल करवा के मुझे पैसे दिए जाए। ऑप्शंस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप चीजें थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो सकती हैं, लेंथी हो सकती हैं, ये सिनेरियो हो सकता है, ठीक है जी। तो बेसिकली ये 3 चीजें सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए नुकसान है। अब करना किसको चाहिए ये एंटिटी रजिस्ट्रेशन, किसको करनी चाहिए? भाई सोल प्रोप्राइटरशिप पे बिजनेस किसको स्टार्ट करना चाहिए? वो कह रहा है सोल प्रोप्राइटर भी करना चाहिए, सब बिल्कुल करेगा वो। मुझे बताएं, आप एक वकील हैं फॉर एग्जांपल, और आप मुझे बताएं मुझे क्यों सजेस्ट करेंगे कि मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप पे जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? Cost of tax rate as compared to other partnerships, liabilities, tax rate slabs जाता है, और अगर कोई जाता है। पढ़ा लिखा क्लाइंट आपके गले पड़ गया, वो इतने सवाल आपको करेगा, बोलेगा ये क्यों, कंपनी क्यों नहीं, पार्टनरशिप क्यों नहीं? देखें, ये जो 3 लीगल एंटिटीज मैंने आपको बताई है ना, ये डिपेंड करता है जो बिजनेस ओनर है उसका गोल क्या है। एक बंदा जिसकी दुकान 10 बाय 12 की है और उसने वहां पे खड़े होकर पूरी जिंदगी धागे ही बेचने, क्या आप उसको पीवीटी कंपनी प्रेफर करेंगे, रेकमेंड करेंगे? एक तो आप उसको समझाते समझाते आपका गला दुख जाएगा और वो बात भी नहीं समझेगा आपकी, नंबर 1। नंबर 2, हायर कॉस्ट है उसकी, कंप्लाइंस उसकी ज्यादा है, कभी भी नहीं करेगा, उसकी जरूरत ही नहीं है।
लेकिन ऑन द अदर हैंड एक बंदा आके बोलेगा कि सर मेरा 10 साल का ये प्लान है, मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है पॉइंट ए से, और मैंने पॉइंट जेड तक यहाँ तक जाना है, मैंने इसमें इन्वेस्टर्स भी लेकर आने, मैंने फॉरेन इन्वेस्टर्स भी लेकर आने, सारी चीजें करनी है, इसको मैंने एक ग्लोबल लेवल के ऊपर या समझ नेशनल लेवल के ऊपर मैंने इसको करना है, क्या आप उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रिकमेंड करेंगे? तो ये डिपेंड करता है मरीज के ऊपर कि उसको कौन सी दवाई आपने देनी है। एक बंदा आपके पास आएगा, बहुत टाइम आपका लेगा, सर ये बता दें, ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, आपसे उससे इतना पूछो आप बिजनेस क्या करने लगे हो, कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हो और आगे क्या करना है। इन 3 सवालों से आपको पता लग जाएगा कि वो ये करना चाह रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर उसको कंपनी के बारे में कुछ नॉलेज हुआ, वो वैसे ही आपको बता देगा कि जी मैं कंपनी की तरफ जाना चाहता हूँ, मुझे पीवीडी कंपनी चाहिए या मुझे सिंगल मेंबर कंपनी चाहिए। तो आपने ये देखकर क्लाइंट को क्या बताना है जी, कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रजिस्टर करें या ना करें। नॉर्मली मैं मेजॉरिटी क्लाइंट्स को ये चीज रिकमेंड नहीं करता। जिन लोगों के बिल्कुल छोटे से बिजनेस हैं या बिल्कुल समझ लें कि जी पार्ट टाइम काम कर रहे हैं छोटे से बिजनेस, या घर से कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि जी वो ये काम कर लें। बट जिन लोगों ने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ काम करना है, डिफरेंट शेयर होल्डर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ काम करना है और अपनी कंपनी को एक अच्छे लेवल पर लेकर जाना है, तो उनके लिए मैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं की। बात समझ में आ गई जी? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं सर, इसमें किसी भी किस्म की कोई कंप्लाइंस नहीं है, आपने बस ईयर एंड पे एक रिटर्न फाइल करना है, दैट्स इट। नहीं सर, वो तो होगा ना। सर मैं बात कर रहा हूँ स्टैट्यूटरी ऑडिट, अकाउंटिंग ऑडिट की बात कर रहा हूँ। टैक्स ऑडिट तो सबका हो सकता है सर, वो मेरा भी हो सकता है, आपका भी, सबका हो सकता है जो जो रिटर्न फाइल करने। मैं अकाउंटिंग ऑडिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आके कर दो। नहीं नहीं नहीं, देखिए अकाउंटिंग ऑडिट का आपको नॉलेज है अब होता क्या है कि हमारा जो कॉर्पोरेट लॉ है ना, उसमें कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी है कि हर साल वो क्या करेंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाएंगे स्टेक होल्डर्स के लिए। वो जो कंपनी की बात करो, जो वो अपनी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे ना, उसके लिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बुलाएंगे, एक फर्म बुलाएंगे, वो आके उनकी बुक्स की ऑडिट करेगा, जांच पड़ताल करेगा कि इन्होंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाई है या नहीं बनाई, या लोगों को धोखा दे रहे हैं। ठीक है जी, तो वो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं एक छोटा बिजनेसमैन क्या करता हूँ जी, अपना रिटर्न, जाहिर बात ऑडिट की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, अपना रिटर्न बना के अपने हिसाब से जमा करवा देता हूँ। अब आपका सवाल ये क्या है, क्या वो मुझसे सवाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते कि आपने जो किया है क्या ये सही है या नहीं है? तो सर एफबीआर के पास बिल्कुल अथॉरिटी है कि वो क्या करेगा जी, आपसे ये सवाल कर सकता है कि ये जो आपने डिक्लेरेशन फाइल की है, जो रिटर्न फाइल किया है, कि ये सही है या नहीं है, उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, टीचर और इनकम उसके बाद कुछ चीज को परचेज करना है, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरर है कॉस्ट निकाल के छुट्टी, तो क्या वो आया खाते जिसको वो कहते हैं अकाउंट्स, एफपीआर जब रिटर्न फाइल करता है तो वो उसके साथ मतलब मैंडेटरी है कि वो उसने नहीं सर, नहीं सर, लगानी करना चाहते हैं तो कर दे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप विदाउट इसके भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद यस, मतलब 2 लाख नफा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो नफा आपने कहीं ना कहीं से तो कैलकुलेट किया होगा सर, कोई सोर्स डॉक्यूमेंट तो आपके पास होगा, वो सोर्स डॉक्यूमेंट आपने संभाल के रख लें, क्योंकि एफबीआर कभी भी आपसे अगले 6 सालों में पूछ सकता है कि ये आपने जो रिटर्न फाइल किया है, इसमें जो आप मुनाफा शो कर रहे हैं, इसकी जरा जस्टिफिकेशन तो दे दें। क्या है जो ऑडिट है वो कितने साल का ऑडिट कर सकता है? अगर तौर पे 2020 में एक शख्स ने कोई रिटर्न फाइल की है, कितना 3 साल या 5 साल कितने अर्से तक का वो ऑडिट? देखिए जी, आपका ऑडिट जो है ना, फॉर एग्जांपल अभी मैंने 2025 का फाइल किया, 2031 तक मेरा ये रिटर्न ओपन हो सकता है फॉर ऑडिट, 6 ईयर्स। ठीक है जी, तो 6 ईयर्स तक ये ऑडिट के लिए मुझे अपनी फाइल रेडी रखनी है। यस ठीक है जी सर, फिर तो लंबी हो जाती है कहानी, रिकॉर्ड रखने पड़ेगा सर। चले, नहीं कर सकते, कॉल ही नहीं कर सकते सर, पावर ही नहीं उनके पास।
ठीक है जी। तो 6 साल के बाद अगर आपको ऑडिट का नोटिस आता है तो टाइम बार की एप्लीकेशन लगती है कि जी इन्होंने टाइम बार के बाद जो है इन्होंने नोटिस दिया है जो कि है ही नहीं है, मेंटेनेबल ही नहीं है जी। बनाता है और रिटर्न नहीं जमा करा रहा 4 5 6 साल तक, बिजनेस में उसका कोई नहीं है। करना जरूरी है, नील की फाइलिंग होगी बट करना नील जरूरी की है। फाइल जमा करानी होती है लेकिन वो नहीं करा रहा है तो उसका कोई नुकसान है। नुकसान बिल्कुल है सर, पेनल्टीज आएंगी, पेनल्टीज सबके लिए है सर, सबके लिए, एवरीवन, एवरीवन एक्सेप्ट सैलरीड पर्सन। फाइल करेगा तो 117 में अपना बिजनेस शटडाउन का नोटिस देगा या मतलब वो लीगल देखिए वो नोटिस जो है ना 117 का, वो डिसकंटिन्यूशन का है कि बिजनेस बंद करना है, उस वहां पे डेथ का कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है। तो आप जब अपना फाइनल रिटर्न, जारी बात है, जब आप अपना सबमिट करेंगे तो आप, मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप अटैचमेंट में क्लैरिफिकेशन लेटर अटैच करके रिटर्न में सबमिट कर दीजिएगा साहब, क्योंकि इस डेट को ये हो गया, साथ में आप बैंक अकाउंट के क्लोजर की सर्टिफिकेट्स आप अटैच कर दीजिएगा। ठीक है, वो सारी चीज आप, डेथ सर्टिफिकेट आप अटैच कर दीजिए, ये 3 4 चीज आप उनको अटैच कर देंगे तो वो समझ जाएंगे कि बंदे की डेथ हो गई। वेरी सिंपल। एनबीएफ एक साथ में 2 साल की ऑडिट खोल सकता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 2017 नहीं, मॉनिटरिंग खुल सकती है, सेक्शन 177 का ऑडिट ओपन हो सकता है। अच्छा जी, अब इनकम टैक्स को रखें थोड़ा साइड पे और आ जाए जी कि आपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैसे रजिस्टर कर। सर रजिस्ट्रेशन इसकी होगी किसके साथ? एफबीआर के साथ, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अच्छा जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट आवाज अब सही आ रही है आपको? कंफर्म करें प्लीज। चलिए जी, थैंक यू। अच्छा, तो हमने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन किसके साथ करवानी है सिर्फ, बस एफबीआर के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना या एनटीएन रजिस्ट्रेशन करना, दोनों बातों का मतलब एक ही है। जब कोई बंदा बोले मेरे एनटीएन बना दे, सिंपली आपने यहां पे आके उसकी रजिस्ट्रेशन कर देनी है। जब कोई बंदा बोले जी मुझे एफबीआर से रजिस्टर करवा दे, तो आपने सिंपली यहां पर आके रजिस्ट्रेशन कर देनी है उनकी। जैसे ही मैं यहां पे रजिस्ट्रेशन करूंगा, ऑटोमेटिकली उनको एक एनटीएन एलोकेट हो जाएगा, नेशनल टैक्स नंबर। ठीक है जी, और मेरा रिकॉर्ड वहां से स्टार्ट हो जाएगा कि जी अब मैंने यहाँ पर क्या रिटर्न फाइलिंग करनी है, डिफरेंट चीजें जो है मैंने अब मेंटेन करनी है। ठीक है जी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में पहला स्टेप है कि आपने, जो बंदा ओनर है, उसका एनटीएन फॉर्म करना है। यस, एफबीआर में रजिस्टर करवाना है, एनटीएन फॉर्म करना है सबसे पहले उसको। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, उसके एनटीएन में बिजनेस ऐड करना है। दो काम। सर बिल्कुल, अभी आगे आ रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली आपको करके बता रहा हूँ अभी आपने कैसे करना है। अच्छा जी, मुझे बताएं किन किन लोगों का यहाँ पे एनटीएन बना हुआ है। अच्छा जी, कौन ऐसा मर्द मुजाहिद जो आगे और बोले सर आप अभी मेरा एनटीएन बना दें सबके सामने, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपके सामने एक सारी चीज भी आ जाएगी और सारा जी। जो इंतजार में था कि जी मैं एनटीएन बनाऊंगा, वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई। मुझे बता दें, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस आपको मैं, हाँ जी, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम या सैलरी 50,000 से ज्यादा है? सबके सेक्शन से पूछ रहा हूँ, नहीं सबसे पूछ रहा हूँ सर। ठीक है जी, सर आपका इंडियन बना हुआ है? बना हुआ है जी, आपका भी बना हुआ है। ओके जी, हाँ जी, कोई, चले जी, एक बात की गारंटी आपको देता हूँ, कुछ मसला हुआ, कुछ परेशानी हुई एंटी इन्फॉर्म करने से, मैं आपका केस फाइट कर दूंगा। वैसे होगा कुछ नहीं, लेकिन आपको हिम्मत देने के लिए। बन सकता है। नहीं, दोबारा नहीं बन सकता, लाइफ में एक ही दफा। एनटीएन फॉर्म करने के बाद अगर आपको किसी भी किस्म का कोई नोटिस आता है या आपको लगता है कि सर ने हमें फंसा दिया,
तो सर मैं हाजिर हूँ, मेरी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हाजिर हैं, मैं आपका केस खुद देखूंगा। सर इंडिया में बिजनेस चेंज नहीं कर सकता? कर सकते हैं ना सर, पहले एनटीएन बनाए तो सही। आप बात चेंज कर रहे हैं, मैं बंदा ढूंढ रहा हूँ आपके एनटीएन के लिए। बना हुआ जी आपका एनटीएन? बना हुआ एनटीएन? बना हुआ। तो आप रात को आया था यार। हाँ जी, कोई बंदा ऐसा बंदा जिसके नाम पर सीएनआईसी पर एक नंबर रजिस्टर्ड हो बस। आपको बना दूं सर? सर ने बोला कि कर ही देना, मैं ही बना देता हूँ यार। कोई एसिड है नाम पर? कुछ भी नहीं है। मैं इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा सर, आपके सीएनआईसी पर रजिस्टर्ड है ना नंबर आपका? चले जी, स्टार्ट करते हैं जी। सर ये आपके सामने आ रहा है जी, न्यू रजिस्ट्रेशन, ये लिखा हुआ है जी। यहाँ पर सबसे पहले जी आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है सर? सीएनआईसी बताएंगे आप अपना? हम्म। अच्छा जी, डज योर सीएनआईसी हैव लाइफ टाइम वैलिडिटी? नहीं, ऑब्वियसली सर आप 60 से नीचे ही है, तो लाइफ टाइम नहीं होगी। सीएनआईसी एक्सपायरी डेट सर? जनवरी 5 2031। ओके, जनवरी 5, ठीक है सर। और सर आपका फुल नेम एज पर सीएनआईसी? कामरान अली। स्पेलिंग देख लीजिएगा प्लीज। AL है, ओके। सर यहाँ पर नाम एंटर करते हुए काइंडली प्लीज आंखें खोल कर काम कीजिएगा, क्योंकि नाम अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कुछ कर दिया, तो फिर ये ऑनलाइन एडिट नहीं होता। उसके लिए आपको फिर टैक्स ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां जाके एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और जूते अपने घिसाने पड़ेंगे, फिर जाके आपका ये नाम चेंज होगा। ठीक है जी? फीस वगैरह भी हो? नहीं, फीस नहीं है सर, ऑफिशियल फीस कोई नहीं है, बाकी आगे आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट। अनएबल टू प्रोसेस रिक्वेस्ट, आपकी किस्मत अच्छी है भाई कि एफबीआई इस पर काम नहीं कर रहा। आज वैसे सर्वर डाउन की ईमेल आई थी, मैसेज भी आया है। सर ये इन्फॉर्मेशन डालनी होगी ना, जो लिखनी भी है। अच्छा जी, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जी, ये आपके सामने है, ये आपने ये यहाँ पर काम कंप्लीट किया। दूसरा टैब है जी एड्रेस का। एड्रेस आपने वो एंटर करना है जो आपके, नहीं भाई, सीएनआईसी पे तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लिखा हुआ है जहां पर आप रह रहे हैं या जहां पर आप काम कर रहे हैं। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आया हुआ जी इंटीरियर से, शनाख्ती कार्ड उसका वहां का बना हुआ है, सीएनआईसी पे एड्रेस डला हुआ है वहां का, और कराची में पिछले 6 साल से काम करो, आगे रहना भी कराची में। इंडियन फॉर्म किया जी, गांव की मोहब्बत में वही एड्रेस डाल दिया, तो होगा क्या इससे? इससे नुकसान ये होगा कि आपके इस एड्रेस की बेसिस के ऊपर आपको रीजनल टैक्स ऑफिस एलोकेट किया जाता है, RTO जिसे हम कहते हैं। आप रहे यहां पर रहे, एड्रेस सीएनआईसी पे इंटीरियर का था, और आपने वो एड्रेस एंटर कर दिया, तो जब भी आपको कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करने की आपको नोटिस आएगा, तो सर आपको वहां जाना पड़ेगा ऑल द वे। और RTO चेंज करवाने का प्रोसीजर इतना हेक्टिक है कि आप थक जाएंगे, कम से कम 6 से 8 महीने। ठीक है जी? तो आपने यहां पर वो एड्रेस एंटर करना है कि जहां पर आप रह रहे हैं जी, जो आपका परमानेंट यहाँ पर एड्रेस है, वहां पर आपने बताया जहां आपका बिजनेस है, काइंडली आप वो एड्रेस यहाँ पर एंटर कीजिए। जी सर। एक ही मतलब घर के 4 अफराद जो है उनका बाहर एक मोबाइल नंबर से ज्यादा दोबारा नहीं कहता मोबाइल नंबर जी, एड्रेस में हम जैसे चाह रहे थे कोई भी एक करता एड्रेस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी बात है सर, एक घर के अंदर 5 बंदे भी रह सकते हैं, 6 भी रह सकते हैं, 7 भी, तो एड्रेस के लिए तो चीज बिल्कुल भी वो नहीं, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। होना चाहिए। जी आ रहा हूँ जी, आगे बिल्कुल आ रहा हूँ। नेक्स्ट
थर्ड टैब है जी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। यहां पर आपने क्या करना है जी, अपना एक नंबर यहां पर लिखना है जो आपके एनआईसी पर रजिस्टर्ड हो, नंबर 1। अगर आपके एनआईसी पे नहीं भी रजिस्टर्ड तो आपने क्या करना है कि किसी ब्लड रिलेटिव के नाम के ऊपर वो कॉन्टैक्ट नंबर आपने देना है जो उनके एनआईसी पे रजिस्टर्ड हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल एक, जैसे अगर मैं कामरान साहब की एग्जांपल ले लूँ, अगर इनके नाम पर एनआईसी के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं होता नंबर, तो इनके पास क्या ऑप्शन होता है कि ये अपने भाई, अपनी बहन या अपने फादर या अपनी मदर के नंबर पे अपना एनटीएन बना लेगा। शर्त क्या है जी, कि वो नंबर किसी और एनटीएन में यूज ना हो। बाद में हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है जी। अब नंबर कैसे लिखेंगे, 0092 से, जो पाकिस्तान का कोड है जी। ठीक है जी, 0092 से आप कोड, आप अपना नंबर लिखेंगे, 00923 से फिर आप अपना मोबाइल नंबर स्टार्ट करेंगे, देन आप उसको लिखेंगे। वहीं पर आपके पास एक ऑप्शन है कि जी आपने क्या करना है, कोड सेंड करने हैं। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जैसे आप उस पर नंबर पे करेंगे आपके पास एक कोड रिसीव हो जाएगा, वो कोड आपने वहां पर पुटअप करना है। अगर आपको विद इन 1 मिनट कोड रिसीव नहीं होता तो आपने अपने नंबर से, जो नंबर आप यहाँ पुटअप कर रहे हैं, उस पर टेक्स्ट मैसेज टाइप करना है MSG, मैसेज का शॉर्ट फॉर्म, और उसको सेंड कर देना है 9966 पे, तो आपको कोड रिसीव हो जाएगा। फिर सर डबल वॉइस नाइन डबल बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रही। या क्या मसला है आवाज का? सर अभी भी बिल्कुल क्लियर नहीं है आपको आवाज? सर स्लो हो रही है, फिर थोड़ी सी तेज होती है, फिर स्लो हो जाती है। इंटरनेट का तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा ना, अनस्टेबल है, क्या इशू है, समझ से बाहर है। अभी ठीक है? अच्छा जी, तो सर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने पहले नंबर के साथ ये काम करना है जी, उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, और ईमेल एड्रेस के बाद आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर भी कोड चला जाएगा। आप उस कोड को जो आपकी ईमेल पर रिसीव होगा सर आपने दोबारा यहाँ अभी जो एंटर एक चीज करेंगे। मेंशन की थी प्लीज दोबारा बताएंगे कि अगर आपके पास कोड रिसीव नहीं होता है तो आप MSG लिख के कौन से डिजिट पे सेंड कर सकते हैं? 9966। थैंक यू। ठीक है जी, तो आपने ईमेल एड्रेस पे भी आपको कोड रिसीव होगा, आपने वो एंटर करना है। उसके बाद वो कोड वेरीफाई कर लेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी पासवर्ड का। पासवर्ड पे आके आपने पासवर्ड जनरेट करना है, और कंफर्मेशन पे आके इसको कंफर्म कर देना है, सर आपको मुबारक हो, आपका कैंटीन बन जाए। आप बता रहे हैं मैसेज 9966 की जो डिस्क्रिप्शन जिसको यूज सी के नंबर से एग्जैक्टली सर, रजिस्टर्ड नंबर से जाएगा। एग्जैक्टली सर, ऐसा ही। ईमेल एड्रेस यूजर मैंडेटरी। ईमेल मैंडेटरी है होना सर, आप वो कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी नाम से, नो प्रॉब्लम। हाँ कोड आ जाएगा, मिल जाएगा सर। ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में है, ये सारी बात है। अभी ये इनकी वेबसाइट डाउन है। चलें जी। उसमें सर ये ईमेल वाला जरा सा रिपीट कर पाएंगे एक सर मैं आधा आ रहा मिनट हूँ, मैं के आगे लिए? आ रहा हूँ सर, आगे आ रहा हूँ सर, वेट करें। स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? सर ये एड्रेस टाइप देख लीजिए, रेजिडेंशियल सर, जी जी। सॉरी, हाउस नंबर MNC MC 407A, स्ट्रीट नंबर 5, ग्रीन टाउन। 2 मिनट यार, 2 मिनट में पहले जरा पूरा लिख लूँ फिर समझाता हूँ फिर। अच्छा जी, शाह फैसल कॉलोनी। अच्छा जी, ये एड्रेस के लिए इन्होंने 2 टैब्स दिए हुए हैं। करना क्या चाहिए, आपने हाउस नंबर यहाँ तक मैंने लिख लिया, और आपने ये स्ट्रीट नंबर यहाँ से कट किया, यहाँ पेस्ट, और ये आगे आपने एरिया जो है इनका यहाँ से कट पेस्ट। तीनों टैब्स में एड्रेस आ गया जी। पहले में हाउस नंबर, दूसरे में स्ट्रीट नंबर, तीसरे में एरिया, और सिटी लिखने की आपको जरूरत नहीं, सिटी आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है जी। नहीं नहीं, KHI से मेरे ख्याल में नेट का भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा मुझे। और एग्जांपल नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं हो रहा। कराची, नो,
इनको अल्लाह हिदायत दे कि इनका किस जमाने में जाके इनकी वेबसाइट जो अपडेट होगी। लाइटर लिखो खाली सिटी में तो सर सिंध नहीं लिख सकता सर, मैं ये लाहौर का नो सर, नथिंग। इसका मतलब ये काम चल रहा है जी इस पे, वेबसाइट पे, और ये जब होगी तो पता लगेगा। बहरहाल सर, कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। रादर देन कि मैं टाइम को वेस्ट करूँ, तो मैं आपको सिर्फ बता दूं कि आपने करना है कैसे। वेरी सिंपल, सबने ये साइन अप किया होगा किसी न किसी वेबसाइट पे, कहीं ना कहीं जाके। सेम वही प्रोसेस होता है, आपने वेरिफिकेशन करनी है सिर्फ ईमेल और नंबर से। नंबर बस आपके नाम पर होना जरूरी है। अगर आपके नाम पर नहीं है तो अपने ब्लड रिलेटिव के नाम पर रजिस्टर कर लें। दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम सर, नाइकॉप के लिए क्या तरीकाकार मैसेज होगा? सेम है? मैसेज करना जरूरी नहीं है। मैसेज आप सिर्फ एक ही कंडीशन में करेंगे कि जब आपको कोड रिसीव ना हो। यहाँ से जब आप कोड पे क्लिक कर देंगे ना, सेंड कोड, और आपको मैसेज, आप 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, मैसेज नहीं रिसीव हुआ, तो आपने फिर मैसेज MSG टाइप करना है और 9966 पे सेंड करना है। अदरवाइज आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ऑनलाइन पार्टिसिपेट में किसी को की क्वेश्चन था जी? जी सर, ईमेल वाला जरा सा समझाएंगे प्लीज। सर, ईमेल में भी जिस तरीके से आप नंबर एंटर करेंगे उसी तरीके से आपने ईमेल एंटर करना है। ईमेल पे भी आपको कोड रिसीव होगा। वो ईमेल पे जो कोड आपको रिसीव होगा, आपने यहाँ पर आके क्या करना है, उसको कोड को एंटर करना है, सिस्टम उसको वेरीफाई कर लेगा। ये ईमेल कहाँ पर आएगा सर? एड्रेस के साथ आएगा या सर, कॉन्टैक्ट मसला ये सर इन्फॉर्मेशन ये में? आएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पर आएगा। कॉन्टैक्ट। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक ठीक है जी। सर ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, थैंक ईमेल और नंबर दोनों चीजें आएंगी। थैंक यू सर। पासवर्ड आप अपनी मर्जी का यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसको अपने पास लिख लेंगे जी। ठीक है। सर, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके पास लोकल नंबर नहीं होता मोस्टली, उनके लिए क्या सर मैं तरीका? बताता हूँ, जी बेहतर। नाइकॉप की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। नाइकॉप पे भी बन जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई इशू नहीं है जी। ये इंटरफेस की बात कर रहे हैं, ये सर पिछले महीने चेंज हुआ है। नाइकॉप पे भी थ्रू हो जाएगा, आप सीएनसी की जगह नाइकॉप एंटर कर दीजिएगा। पाकिस्तान में कहीं नहीं, और वो अब्रॉड है, हाउ कैन रजिस्टर्ड एज अ टैक्स पेयर? सर, इसका जवाब मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स में। वहां पे आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें सामने आएंगी कि आप बोलेंगे ये क्यों हो रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा जी। ठीक है। तो ऐसे बहुत सी कंडीशंस हैं कि बीइंग अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान में रहते हुए मैं टैक्स पे नहीं करूंगा, रिटर्न फाइल नहीं करूंगा। और ऐसी बहुत सी कंडीशंस हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर बैठा हूँ लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे रिटर्न फाइल करना है। ठीक है जी। समझ आ सर गई एक जी बात? क्वेश्चन अब है। आपकी आईडी क्या होगी जी? आपका NIC नंबर, आपकी आईडी होगी, और पासवर्ड वो जो आपने यहाँ पर जनरेट किया हो। ये दो चीजें आपके पास होना जरूरी है। और जब आप ये जनरेट कर लेंगे तो उसके बाद आपको उसी पासवर्ड के उसके बाद एक पिन कोड यहीं पे सेट करने का, ये पासवर्ड के साथ बोलेंगे पिन कोड सेट करें, 4 डिजिट पिन कोड होगा, वो भी आपने सेट कर लेना है और अपने पास ये चीजें सेव कर लेनी है। कोई मुश्किल नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज आपसे मिस हो जाए तो आप दोबारा उसको फॉरगेट करके रीसेट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। ये तो क्लाइंट के पास आपने ये सारी चीजें आपके पास बता रहा है कि पासवर्ड, ये सारी चीजें लॉग इन करके आपने क्लाइंट को दे देनी है, आप अपने पास रखनी है? सर, मेरे पास पूरी लिस्ट होती है। अब अगर मुझे किसी क्लाइंट का कोई वर्किंग करनी है तो मैं उसको फोन नहीं करता भाई मुझे अपनी चीजें दो। वो इतना तंग करेंगे कि आप तंग हो जाएंगे। एक लिस्ट हमारे पास मेंटेन होती है और जो उनको रिकॉर्ड है हम उनको दे देते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल मैं इसी बात पे आने लगा हूँ कि हम क्या करते हैं, मेरी प्रैक्टिस क्या है कि मेरे पास एक अपनी लिस्ट होती है, उसके बाद हम उनका ID पासवर्ड हम उनको शेयर कर देते हैं कि सर ये ले। लेकिन नॉर्मली पाकिस्तान में 70% से ज्यादा जो कंसल्टेंट्स है वो पासवर्ड शेयर नहीं करते और बाद में रुलाते हैं। यस। उनके पास है, अगर आप क्लाइंट को उसका पासवर्ड और एक्सेस देते हैं और वो आए, जब फर्दर उसके बाद जब आप जाते हैं और उसमें कोई वो करता है, मॉडिफिकेशन करता है, या कोई सर, कोई क्लाइंट नहीं करता। मेरे जितने भी क्लाइंट हैं उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो लॉग इन कर ले। होते हैं सर, वो जब करते हैं आधे 50-60% करके आते हैं, फिर फंस जाते हैं कि नहीं ये किया आते फिर इधर ही हैं। ठीक है जी।
तो सर मेरे कोई मोर देन कोई 400 प्लस क्लाइंट्स हैं, आज तक किसी ने, मैं कहता हूँ उसमें से कि 10 बंदे बोलते होंगे कि यार हमारा आईडी पासवर्ड दे दो, नहीं मांगते। अगर ट्रस्ट उनका बिल्डअप है, अगर वो समझते हैं कि जी बंदा सही है, ठीक है, कंसल्टेंट सही काम करने वाला है, ऑन टाइम रिस्पॉन्स सारे सारी चीजें हैं, तो फिर वो तंग नहीं करेगा। मैं आज हमारे का कंसल्ट ना मांगा हाँ देखें, आपने खुद नहीं मांगा, ठीक है जी। वो खुद से नहीं लेना पड़ता है। नहीं सर, लेना पड़ता। सर वो क्या वो forget नहीं कर सकता है अगर उसके पास फॉरगेट करेगा तो नंबर और ईमेल एड्रेस आपका होगा सर, उस पर कोड जाएंगे, तो फिर आपको फोन तो करना पड़ेगा कि कोड दे दो भाई। consent का अपने में नंबर एंटर कर देते हैं, लेकिन वो गलत काम है, लेकिन अब हो नहीं सकता, कितनी सिम्स निकालेगा, 5 से ज्यादा सिम्स होंगी नहीं। हाँ ईमेल कर सकता है, लेकिन अब तो यहाँ पर सारा सिस्टम इन्होंने सेटल कर दिया ना। क्या किया इन्होंने सेटल, ये अकाउंट रिकवरी आ रही है। अगर किसी के पास कोई नंबर ईमेल एड्रेस जो उसने आज से 3 साल पहले एंटीन बनाया, एंटर किया था, और अब याद नहीं है, एक्सेस ही नहीं है, तो यहाँ पे कंप्लीटली जाके अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। पहले डेथ हो गई थी, पासवर्ड आईडी मालूम नहीं था, मैंने इससे रिकवर किया। कर लिया ना सर आपने। तो अकाउंट रिकवरी का क्या प्रोसेस है जी, कि आपने यहाँ पर जाना है और आपने नया ईमेल नया नंबर देना है, और वो आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा, कंसल्टेंट को कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप नए जैसे नेट समूह जो अगर आप जाते हैं मार्केट में आता है तो आप अकाउंट रिकवरी में जाते हो इसको वापस एग्जैक्टली, ठीक है जी, क्लियर होगी जी बात। अच्छा जी, अब आ जाए, पहला स्टेप तो सर जी हमारा हो गया। जी सर, जी जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। सर ये थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया कि ये बता सकते हैं आप ये अकाउंट रिकवरी पर क्या चार्जेस लगते हैं? ये बता सकता हूँ कि जी अकाउंट रिकवरी के क्या चार्जेस लेते हैं, जी सर। यही सवाल कर रहे हैं सर आप। बिल्कुल बिल्कुल। सर अकाउंट रिकवरी के नहीं सर, बेसिकली मैंने तो अपने प्रैक्टिस में कभी किसी से एनटीएन बनाने की भी पैसे नहीं लिए, किसी इंडिविजुअल के। जाहिर बात है उस बंदे ने केस हमसे ही करवाना है। जो काम आप 15 मिनट में कर सकते हैं और आपको पता है यूं हो जाएगा काम, तो फिर करने की क्या जरूरत है। आप उसको एक वैल्यू एडिशन दे दें, उसको बताएं कि मैं आपका एनटीएन फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ये कर दिया और आपके रिटर्न में फाइल करके दे रहा हूँ। तो एक तरीके से आपने बोला कि यार मैंने आपको ये फेवर दे दिया कि मैंने एंटी इन्फॉर्मेशन के पैसे नहीं लिए आपसे। जब उसने ये चीज देख ली, अब वो हर रोज अपने फैमिली वालों के एंटीन भेज रहा है, सर एंटी इन्फॉर्म कर दें, आपके तो कोई चार्जेस ही नहीं है। अब आप फिर चार्ज करें उससे, समझ रहे जी। नहीं सर, ऐसे बहुत से क्लाइंट आपके पास आएंगे जिसे एंटीन बनाने के लिए उनकी नीड होती है, एंटीन बना दे बस और चले जाते हैं। फिर उस एनटीएम का क्या स्टेटस रहता है सर? सर वो इनएक्टिव हो जाता है आफ्टर सम टाइम। नहीं करता उसको कोई मतलब कोई सर एफबीआर बहुत सारी चीजें नहीं करता है, भी मैं आगे चल के आपको आगे बताऊंगा, इस साल से करना शुरू होगा। पिछले साल तक सब चीजें इजी थी, इस साल से मुश्किल हो गई है, ठीक है जी। तो इस साल जो 2025 के जिन जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है, तो उनके पास ये समझ लें कि इस बार चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि यहाँ पर क्योंकि जो है ना एफबीआर एक बड़े लेवल के ऊपर ऑडिट्स कंडक्ट करने के लिए जा रहा है, उसके लिए उन्होंने टीम हायर की है, डिफरेंट एसीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उन्होंने हायर किए एक्सटर्नल। आप पार्ट है जी, तो सर हल्का हाथ रखिएगा, ठीक है जी। तो बेसिकली अब एफबीआर वाले खुद ऑडिट नहीं करेंगे, ऑडिटर से ऑडिट करवाएंगे, तो वो ज्यादा बेहतर ऑडिट करेंगे, समझ गए जी। तो उन्होंने ये काम 3 साल के लिए आउटसोर्स कर दिया कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर, डिफरेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एसीसी को दे दिए, ठीक है जी। तो अब ये काम अभी होगा, आस्ते आस्ते दिसंबर के बाद कहानी ओपन होगी, क्या होने के लिए जा रहा है, क्या नहीं होने के लिए जा रहा है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर अपना एनआईसी नंबर एंटर करता हूँ लॉग इन करने के लिए। सर ये मैंने लॉग इन किया और आपके सामने ये एक आइरिस का इंटरफेस ओपन हो गया जी। हमने जितना भी काम करना है ना, रिटर्न फाइलिंग, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट, बिजनेस रिटर्न फाइलिंग, एडवांस टैक्स की फाइलिंग, चालान क्रिएशन, सेल्स टैक्स की फाइलिंग, सर वो सब इसी पोर्टल से होगी, सब कुछ। तो इस पोर्टल को नेविगेट, इसको इसकी नेविगेशन समझना बहुत जरूरी है। अभी आज के दिन मैं इस पूरे पोर्टल का आपको ओवरव्यू नहीं दूंगा, मेरा अभी जो मकसद है वो क्या है
कि आपने रजिस्ट्रेशन अब कर ली है, एंटिन बन गया है, आपने बिजनेस कैसे ऐड किया। ठीक है जी। अब बिजनेस ऐड करने के लिए आपके सामने सर ये एक ह्यूमन आइकन आपको नजर आ रहा है जी। एक 180 का फॉर्म भी होता है इसका। बता रहा हूँ सर, छोड़ दें अभी फिलहाल उसको, छोड़ दें, उसी की रिप्लेसमेंट में ये मैं बता रहा हूं। अब आपने क्या करना है जी, ये ह्यूमन आइकन पे आप गए, ये आपके सामने प्रोफाइल आपको नजर आ रही है जी। ठीक है जी। मैं इस प्रोफाइल पे गया और ये नहीं चल रहा जी। चलिए जी, चले कोशिश करते रहेंगे, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे सर। ठीक है जी। चलिए जी, मैं इसको यहाँ पे, सर ये मैंने अपना एनटीएन यहाँ पे एनआईसी एंटर किया और ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पर आ गई जी। नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये अकाउंटिंग पीरियड, ईमेल, रजिस्ट्रेशन डेट, ये सारी की सारी जी यहाँ पर आ गई है। ठीक है जी। लेफ्ट साइड पे आपके पास मेरा नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरा टैक्स ऑफिस, कौन सा टैक्स ऑफिस है मेरा जी, RTO 1, रीजनल टैक्स ऑफिस 1। कराची में 2 रीजनल टैक्स ऑफिस हैं, एक RTO 1, एक RTO 2। RTO 1 कहाँ पर है जी, ये जो हमारा मेन टैक्स हाउस है आर्ट्स काउंसिल की बैक साइड पे, जैसे नीपे वाला नहीं, आर्ट्स काउंसिल की बैक साइड शाहीन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, सबसे पुराना वही है, मेन इनकम टैक्स बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी, यस एग्जैक्टली, RTO 1, वहां पर आपका RTO 1 है और आपका CTO भी वहां पर है, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस, जहाँ पे कंपनी के मैटर्स डील होते हैं। जी बिल्कुल, MTO भी आपका वहां पर। कैटेगरी है, मतलब तो किस मतलब जो है उसको डील करते हैं, कैसे RTO 1 लाइक सैलरी बता रहा हूँ सर, नहीं नहीं नहीं, एरिया वाइज डिवाइड किया सर, कराची बहुत बड़ा है। जो बंदा नॉर्थ में रह रहा है या गुलशन मेमार में रह रहा है, वो अपने टैक्स के मैटर को डील करने के लिए ऑल द वे यहाँ तो नहीं आएगा। तो उनकी फैसिलिटेशन के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि 2 ऑफिसेज वहां पर ओपन किए हुए हैं, एक नीपा पर ओपन किया हुआ है जी, और एक आपका जौहर पे, वो दोनों RTO 2 कहलाते हैं। ज्यादातर जो कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही होती है वो जौहर वाले में चल रही होती है, बाकी जो उनके इंटरनल मैटर्स होते हैं वो RTO उस वाले नीपा वाले ऑफिस में वो कर रहे होते हैं। अगर किसी को RTO 2 से नोटिस है तो सबसे पहले जौहर ही जाइएगा। ठीक है। उसके बाद अगर बोलेंगे या नहीं, क्योंकि 90% आपका केस वहीं पर ही होता है। ठीक है। और अब बहुत कम है कि वो आपके नीपा वाला ऑफिस के ऊपर जो है वो आपको बोले कि जी आप जाके आपका केस यहाँ पर है। सर वो भी RTO 2, 2 ऑफिस हैं उनके वहाँ पे, एक जौहर में और एक नीपा में, दोनों RTO 2 में। ठीक है जी। मैं RTO 2 ही कहलाते हैं, वो कहते हैं ये नीपा ऑफिस या जौहर ऑफिस, वेरी सिंपल। सर 1 आपका ये पाकिस्तान, ये जो आर्ट्स काउंसिल है उसकी बैक साइड में, सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने, सिंध असेंबली की बैक साइड। ठीक है जी। अच्छा अब सारी डिटेल जो आपने डिस्क्रिप्शन के टाइम पे आपने सर ये वाली बिल्कुल वही है, इसमें से सर ये डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आई है, अकाउंटिंग पीरियड हम ये ऑटोमेटिकली आ जाता है जी, ये रजिस्ट्रेशन डेट तो जिस दिन मैंने रजिस्टर्ड किया था उसी दिन की होगी। ठीक है। एड्रेस मैंने वहां पर एंटर किया था जब मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था, ये वही एड्रेस है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जी, जो मेरे असाइंड ऑफिसर है ये है जी मिस नताशा शफी। यस, जब भी कोई मुझे नोटिस रिसीव होगा तो मुझे कहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस करनी होगी, मेरे केस की जुरिस्डिक्शन इनके पास है। इसी तरीके से हर ऑफिसर को वहां पर कुछ केसेस असाइन हुए होते हैं। ठीक है। अब मैं हो सकता है किसी और का इंडियन आईरिस ओपन करूं तो वहां पर किसी और का नाम आ रहा हो, ये सर टाइमली चेंज होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है जी। ये बेसिकली आपके पास पहला जो आपका टैब है ये उसके ऊपर सारी डिटेल। सर दूसरे जी, इनकम सोर्सेस, हो नहीं सकती, जो भी होगी यही करेंगी। देखिए मैं इसमें एक सिनेरियो ये है कि FBI के एक इंटेलिजेंस विंग भी है,
एफबीआर का एक इंटेलिजेंस विंग है, समटाइम्स वो भी आपको नोटिस दे देता है। लेकिन मोस्टली जो आपकी ऑडिट के नोटिस या डिफरेंट जो चीजें हो रही होती हैं वो आपका ये यूनिट ऑफिसर जो असाइन होता है वही करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल सर, ये मैंने नहीं किया, ये खुद ही हो रहा है। ठीक है जी, कोई और आ जाएगा जी, 6-8 महीने, साल बाद, 1.5 साल बाद पोस्टिंग होगी, नया ऑफिसर आ गया, वो हो जाएंगे। अच्छा जी, इनकम सोर्सेस, ये पूछ रहे जी आपके कौन कौन से इनकम के जराए हैं जी, बता दे। तो यहां पर मैंने क्या चीज मेंशन की हुई है जी, एंड बिजनेस। मैं ऐड इनकम सोर्स में जाऊंगा और ये काफी सारे मेरे पास इनकम सोर्सेज आ रहे हैं, मैं यहां पर मेंशन कर सकता हूं जो मेरे पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी, ये नजर आ रहा है जी पीछे वालों को इसको चेंज भी करते हैं, कर सकते हैं, पार्टी ही चेंज कर सकते हैं, जी? इसको चेंज कर सकते हैं market। हाँ कर सकते हैं। मैडम आप कुछ कह रही? मैडम वो मैंने बंदा बुलाया था बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबिलिटी हो नहीं पा रही। अब मैं परसों एक और बंदा बुलाया है कि अगर मुझे वो कोई और आइडिया दे दे, नहीं तो फिर मुझे करना ही पड़ेगा कि मुझे इसको यहाँ से हटा के ना सीटिंग पूरी चेंज करके इसको यहाँ सामने लगाना पड़ेगा। नहीं हो पा रहा सर, मैं 2 बंदे बुला चुका हूँ, वो कह रहे हैं इसकी सेटिंग ही ऐसी है कि ये जब अगर मैं इसको हिलाऊंगा तो ये पूरी स्क्रीन आउट हो जाएगी। अब आई डोंट नो क्या टेक्निकल उसके पीछे चीजें हैं, तो ये कुछ मसला समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं तो फिर मैं यही करूंगा अल्टीमेटली कि मैं इसको उतरवा के सामने वहां लगा दूंगा और सीटिंग में अरेंजमेंट ऐसे कर दूंगा, या जिस जगह आप बैठेंगे वहां पर मैं इसको प्लेसमेंट कर सकता हूँ, वहां पर मैं खड़ा हूंगा और यहाँ पर क्लास इस तरीके से स्टार्ट होगी। यही हो सकता है जी। फिर और एक आखिरी काम जो मैं खुद नहीं करूंगा, आप लोग खुद करेंगे, वो मैं आपको खुद बताऊंगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे, अब अभी 1 महीने में आपको पता लग जाएगा कि पीछे वाली 2-3 रोज तो खाली हो जाएंगी। अल्लाह ना करे, आप तो अगली 3 में बैठे हैं ना सर। हाँ, अल्लाह करे ना हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 12-13 बैचेस कंप्लीट कराने के बाद आपको बता रहा हूँ, करते 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 यहाँ पे लोग बैठे होते हैं 3-3 बैचेस के ऊपर, तो तब भी आपका काम हो जाएगा अगर ये वाला काम ना हो सका तो। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर आपने क्या करना है जी, अपनी इनकम सोर्सेस को सिलेक्ट करना है। मैंने ऑलरेडी सैलरी किया हुआ है, बिजनेस किया हुआ है। अगर मैं बिजनेस ऐड करने के लिए जा रहा हूं तो मैंडेटरी है कि मैं अपने बिजनेस को सिलेक्ट करूं, अदरवाइज वो मुझे बिजनेस ऐड करने नहीं देगा। ठीक है जी। कर दे सर, वैसे कोई फायदा नहीं है करने का, करना चाहते हैं तो कर दें। सैलरी प्लस बिजनेस, आप दो स्लैब पे फॉल्स करें जी एक जो आपका सैलरी का स्लैब है और दूसरा जो आपका बिजनेस का स्लैब है। जी। अब लेट्स सपोज आपके एग्रीकल्चर इनकम आना शुरू हो जाती है, 2 साल आएगी जब आप 2 साल आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, तीसरे साल वो नहीं आ रही तो आप उसको फील करेंगे, बस चलता रहेगा। सर देखिए, इनकम की जो रिपोर्ट आपने करनी है ना, डिक्लेरेशन करनी है, उसका जो मेन काम है वो आपने रिटर्न ऑफ इनकम में करनी है। वापस बैक करें जी सोर्स ऑफ इनकम आपकी मतलब जी सैलरी है, सोर्स है और जो भी एक्सपेंडिचर। मेरा सवाल ये है कि जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें आप इसको ऐड करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं आपने तब भी इसको करना है, अगर कोई चेंजिंग हो रही है आपने तब भी करना है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपके पास कोई दूसरे सोर्सेस थे या 3 सोर्सेस थे या 4 थे, अब 4 से 2 पे आ गए या 2 से 6 पे चले गए आप, सब कुछ भी है, कुछ भी है सब, आप कर सकते हैं इसको यहाँ पे। लेकिन मैं ऐसा आपको कोई आंसर करने लगा हूँ, ये चीज मेरे लिए इममटीरियल है, इररेलेवेंट है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं हर साल ईयर एंड पे अपना रिटर्न फाइल करता हूँ और उस रिटर्न में मैं बता देता हूँ कि मेरे कितने सोर्सेस ऑफ इनकम है। आप कर दें सर, बिल्कुल कर सकते हैं आप बिजनेस में डिक्लेयर करते हैं सर। मैं एज ए कंसल्टेंट 400 बंदे के लिए काम नहीं कर सकता, नहीं आएगा सर। कंसीलमेंट तब होगी जब मैं रिटर्न में डिक्लेयर नहीं करूंगा। ये तो आप अपने समझ लें कि प्रोफाइल को अपडेट कर रहे हैं, दैट्स इट। कंसीलमेंट तब होगी जब मैं रिटर्न फाइल कर दूंगा और उसमें मैं इनकम कंसील करूंगा। इस प्रोफाइल को अपडेट करने का साल के दौरान सैलरी प्लस बिजनेस बताता है लेकिन अपना बिजनेस शो ही नहीं कर रहा। मेरा सवाल ये था, अब लेट्स सपोज आपने इसको प्रोफाइल अपडेट तो कर दी,
मिर्जा साहब जो है जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो अपनी सैलरी को शो कर रहे जी। हैं, बट बिजनेस शो नहीं कर रहे। आइदर मतलब एफबीआर हैव अ राइट टू शो नोटिस कि जी आपने सर इस बेसिस के ऊपर एफबीआर कभी भी आपको नोटिस नहीं करेगा कि आपने यहाँ पर प्रोफाइल पे ये इंफॉर्मेशन है, प्रोफाइल यस एग्जैक्टली सर, ऐसे ही वो जब भी आपको उसने अगर आपको पकड़ना है ना, वो आपकी क्या करेगा जी, आपकी फाइनेंशियल चीजों को देखेगा, आपके रिटर्न्स उठाएगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स उठाएगा। वो वहां से देखेगा कि अगर आपने रिटर्न में सैलरी शो की हुई है तो सैलरी की अमाउंट आनी चाहिए ना, तो ये इतने मिलियंस पे अकाउंट क्यों चला दिया आपने। वो वहां से क्वेश्चन करेगा, बताएं जस्टिफाई करें क्या किए, फिर वहां आप बताएंगे जी मेरा बिजनेस है तो ये है तो वो है फलाना ढिमकाना जो भी है। ठीक है, यहाँ पे करने से सर कुछ भी नहीं होगा। सर आपका कोई क्वेश्चन था? उसकी प्रोफाइल अगर आप अपडेट करते हैं तो आई मीन डज इट गिव यू एनी एडवांटेज इन टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग? कुछ भी नहीं होगा सर। सर फेसबुक पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ खुदा ना खास्ता कि कराची में कोई कैलिमिटी हो जाती है, कोई अर्थक्वेक के कुछ ऐसा मसला, कुछ ऐसा इशू हो जाता है, लोग जाके लिखते हैं ना जी मैंने अपने आप को सेफ मार्क कर लिए, कोई फायदा होता है उसका? सर ये वही है, ये सिर्फ प्रोफाइल अपडेट करने के लिए। ये मैक्सिमम मैडम मैं आपका सवाल ले रहा हूँ, ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एफबीआर अपने पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है कि कौन क्या कर रहा है। जी मैडम। जी सब पे क्लिक कर उस रिटर्न पे 500 हेड्स लिखे हुए आ रहे होंगे। अब अगर आप उस हेड से आपने कोई इनकम जनरेट की होगी तो आप वहां जाके वो फिगर लिख देंगी, दैट्स इट। नहीं की होगी तो आप उसको एज इट इज छोड़ देंगे, वेरी सिंपल। सर यही तो कर रहा हूँ, बिजनेस ऐड करने के लिए तो जा रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है तो टैक्स सिलेक्ट कौन करें? ये इंशाल्लाह मैं इनकम टैक्स में जवाब दूंगा सर। सबको माजरत, एडवांस में माजरत जो लोग इनकम टैक्स के सवाल कर रहे हैं सर, इनकम टैक्स में उसको देखेंगे। अभी मैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना आपको बता रहा हूँ क्योंकि बात कहीं से कहीं और निकल जाएगी। ठीक है जी। सर इसीलिए मैंने सैलरी हटा दी, बिजनेस कर दिया रहती। ठीक है जी, मैंने ओके कर दिया जी इसको। सॉरी जी। जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होगा सर, मैंडेटरी नहीं है हर बिजनेस के लिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाना। सेल्स टैक्स की कहानी बहुत डिफरेंट है। इनकम टैक्स में आपने रजिस्टर्ड करवा लिया, जैसे मैं, मेरी फर्म है SM एसोसिएट्स के नाम से मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, मैं सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हूँ भाई, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मुझे लॉ नहीं कहता कि आप रजिस्टर्ड हो। सर मैं प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा क्या फर्म पे? सर्विस प्रोवाइडर है या मैन्युफैक्चरर? सर मैं ट्रेडर की भी आपको दिखा देता हूँ, ट्रेडर भी कोई बंदा जीएसटी में नहीं होगा सर। जीएसटी की रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट है, उन्होंने 5-6 बंदे बताए हुए हैं कि इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवानी है, जो उससे बाहर चला गया वो क्यों करवाएगा। ठीक है जी, क्लियर होगी जी बात। अच्छा, तो इनकम सोर्सेज में सर मैंने यहाँ पर बिजनेस सेलेक्ट कर लिया, सैलरी क्योंकि पहले से आ रहा था तो ये भी अपडेट नहीं है प्रोफाइल, तो अपडेट होने में जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो अपडेट होगी। नंबर 3 बिजनेस। सर यहां पर मैंने क्या करना है, यहां पर मैंने क्या करना है, बिजनेस ऐड करना है। ये आपके सामने मेरे एक बिजनेस आपको ऐड नजर आ रहा है जी SM एसोसिएट्स के नाम से। ठीक है जी, अब लेट सपोज मैं ज्यूम करता हूं कि मेरे यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं है, या मैं कहता हूं मुझे एक और बिजनेस ऐड करना है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में आप 2, 3, 4, 5, 6 जितने बिजनेस है वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं कहता हूँ जी मैंने एक और बिजनेस ओपन किया है, मैं यहाँ पे जाऊंगा ऐड बिजनेस में, और बिजनेस नेम में जाके मैं करूंगा जी SM ट्रेडर्स के नाम से। ठीक है जी, कैपेसिटी जी मैं ओनर हूँ जी इस बिजनेस का। एक्विजिशन डेट मतलब स्टार्ट डेट यहाँ पे लिख लें आप कि आपने, मैं कह रहा हूँ आज की डेट से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन सा सर? अच्छा ये वाला, ये मैं आपको प्रॉपर्टी वाले टैब में बताता हूँ ये। ठीक है,
बिजनेस में तो सारी बात है, मैं ओनर ही हूँ। ठीक है, चाहे अब मैं 10% का हूँ, 50% का, 100% का, ओनर इज ओनर। लेकिन यहाँ पे तो मैं 100% का ही हूँ, तो मैं ओनर इसको सेलेक्ट करूंगा। अच्छा, अब एक्टिविटीज में मैंने सेलेक्ट क्या करना है जी, यहां पर मैंने अपने बिजनेस की, एसएम ट्रेडर्स की एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है कि मैं क्या काम करूंगा। ठीक है जी। मैं प्रिंसिपल एक्टिव, सबसे पहले तो मैं यहाँ चेक करूंगा प्रिंसिपल एक्टिविटी, नंबर 1। नंबर 2 में क्या जाऊंगा जी, सेक्टर पे। अब ये जो है मेरे पास ऑलमोस्ट कोई 50, 60, 70 पेजेस हैं जिसपे ये सारी सर्विसेज या बिजनेस के बारे में लिखा हुआ है। मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ, तो मैं टैक्स लिखूंगा, ये आपके सामने ये आ गई सर्विस। ठीक है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल सर मेरा रेस्टोरेंट है, सर ये 3 एक्टिविटीज मेरे पास रेस्टोरेंट से रिलेटेड आ गई। सर मैं कहता हूँ मेरी ट्रैवल एजेंसी है, तो सर मेरे पास ये तकरीबन 6 से 7 सर्विसेज आ गई जी। इसको हटा दे, यहां से ले लें आप जी। मैं कहता हूँ सर मेरा कोरियर सर्विसेज का काम है, कोरियर सर्विसेज आ गई जी। तो आपने जो आपका बिजनेस एक्टिविटी होगी, आपने कीवर्ड से यहाँ पे उसको सर्च करना है एंड देन उसको आपने सेलेक्ट करना है। सर ये ले इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब आगे जी। सॉरी, सारे लोगों ने कवर कर लिया होगा, पर क्या उसके बाद ये अदर्स टॉपिक आप देते हैं सर, बिल्कुल देते हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल मैं अदर्स अगर इसको लिखूं अदर, मैं देखता हूँ तो अदर्स में काफी सारे ये दे देता है। इसमें आपको ढूंढना पड़ता है, इसमें आपको वो ढूंढना पड़ेगा जिसमें आगे सिर्फ लिखा हुआ अदर। लेकिन 90% आपको यहाँ पे जो बिजनेस है वो मिल जाएंगे, या उससे मिलते जुलते आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। मैं ट्रेडर के नाम से मैं कहता हूँ जी मैं जनरल ऑर्डर सप्लायर हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये एक्टिविटी मेरे आपके सामने आ गई। अब स्टार्ट डेट जी, आज ही के दिन से मैंने ये काम स्टार्ट किया, आज ही के दिन से मैं इसको यहाँ पर इसकी डेट सेलेक्ट करूंगा। ओके किया, और यहाँ पर सिस्टम की वजह से फिर ये नहीं हुई, नहीं हुआ। सिस्टम बड़ा मसला कर रहा है यार, ये क्या इशू है इसको। नहीं नहीं सर, ये ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं तो फायदा नहीं है ना। जी जी लाजमी है। वैसे ही सेलेक्ट करके सर आगे नहीं जाएगा वो केस, आपका प्रोसेस ही नहीं होगा आगे। जरूरी है जी, उस बिजनेस की सारी बात है, कोई तो प्रिंसिपल एक्टिविटी होगी। मल्टीपल कराओ, प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो एक ही होगी ना, फिर आप इसको एडिशन कर सकते हो आप। कोई नंबर ऑफ बिजनेस की कोई लिमिट नहीं नहीं है। सर, कोई लिमिट नहीं है। रजिस्ट्रेशन में पहले हम टीएम बनाएंगे, फिर हम यस, फर्म रजिस्टर बिजनेस। बिजनेस ऐड करेंगे। शोर प्रोप्राइटरशिप था, इंडिविजुअल कैटेगरी में आता है सर। यस सर, ऐसा ही है। नहीं हो रहा ये। सही, हम चेंज करते कर सकते हैं ना बाद में भी, बिजनेस की जो ये वाली आपको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये आपको अपना बिजनेस यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ।
इसी तरीके से ये नेम एंटर किया हुआ था, यहाँ पर आकर आपने ये एक्टिविटी सेलेक्ट की, और यहाँ पर आके आपने एड्रेस सेलेक्ट करना है। सिर्फ सिंपल से आपने क्या काम करना है कि आपने यहाँ पर जाके करना है ऐड एन एड्रेस। वो पूरा एड्रेस आप एंटर करेंगे, क्या जी, टाइप है जी मेरी फॉर एग्जांपल कमर्शियल प्रॉपर्टी, फॉर्म जी आपकी ऑफिस भी हो सकती है, शॉप भी हो सकती है, तो जो भी आपने करना है आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। ये मैं यहाँ पे करता हूँ जी ऑफिस, यूनिट नंबर, कॉम्प्लेक्स, एरिया, लोकेलिटी, इन्हीं 3 टैब्स के अंदर आपका कंप्लीट आपका ऑफिस एड्रेस आएगा। ठीक है, आपने वो लिखना है। सिटी में आपने क्या करना है जी, यहाँ लिखना है आके कराची, या जो भी आपका सिटी है। देखें जी, ये कराची के इसने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सब इसमें यहाँ पर दे दिए हैं जी, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, ईस्ट सब दे दिए जी, औरंगी टाउन की माड़ी, बल्दिया सब आ रहा है। तो आपने जो भी एरिया आपका वहाँ पे फॉल कर रहा है, आपने उस हिसाब से उसकी वहाँ पे सिलेक्शन कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये जिप कोड एंटर करने की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये कैपेसिटी में अब आपसे पूछेगा 2 चीजें, क्या आप उस जगह के ओनर है या आप बेनामी है। बेनामी क्या होता है जी, रेंट पे ऑफिस रेंट किया। वो बेनामी होगा। इकोनॉमिक ट्रांसफर सब मतलब अलग से ही आपने परचेज की बट किसी और के नाम से। यस एग्जैक्टली सर, ठीक है जी। बेनामी में होता क्या कि सर प्रॉपर्टी मेरी है लेकिन किसके नाम पर है, मेरे ड्राइवर के नाम पे। यही काम चल रहे हैं ना केसेस कि बेनामी प्रॉपर्टीज किन किन की है। तो ये बेसिकली ये बता रहा है, और कौन बेवकूफ़ बंदा यहाँ पर आके बताएगा कि ये मेरी बेनामी है। उन्होंने क्या चालाकी की है, उन्होंने इसी एक ऑप्शन के अंदर 5 चीजें बता दी है, बेनामी, लेसी, टेनेंट, फ्रेंचाइजी और ऑक्यूपेंट। आखिरी वाला देखेंगे ऑक्यूपेंट, जो कब्जा करके बैठा है उसका भी नाम डाल दिया कि ये आपने कब्जे की प्रॉपर्टी पे बैठे, क्या किया आपने। तो नॉर्मली आपने करना क्या है, या तो आपकी टेनेंसी होगी या आपकी ओनरशिप होगी। तो आपने यहाँ पर टेनेंसी के केस में इसको सेलेक्ट कर देना, पहले वाले ऑप्शन को जी। तो फिर क्या होगा सर, तो सर आपने यही वाला करना है सर, ये बिल्कुल सर आपने ये पहला वाला ऑप्शन करना है। देखिए ये एक ही ऑप्शन आ रहा है सर, ये ऑप्शन ही एक ही है, उसमें स्लैश करके उन्होंने बताया 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है बेनामी स्लैश लेसी स्लैश टेनेंट स्लैश ऑक्यूपेंट स्लैश फ्रेंचाइजी, दूसरा ऑप्शन है ओनर। ओनर के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप उसी को सेलेक्ट करोगे। ठीक है जी, यस। और आप जब इसको ओके करेंगे तो आपके सामने इसी तरीके से यहां पर एड्रेस एंटर हो जाएगी। शेयर का भी ऑप्शन आ रहा है, किसका, शेयर का। अच्छा सॉरी % शेयर है आपको। सर, देखें ये मैं आपको बता देता हूं कि शेयर में आपने क्या लिखना है, अगर ओनरशिप है तो क्या लिखेंगे जी। और लास्ट क्लास में एक भाई थे हमारे, वो कहते हैं सर हम दोनों भाई रह रहे हैं एक ही घर में, हमारे वाले साहब के मतलब नाम के ऊपर, क्या करें हम, 50-50 कर दें सर, 3 रह रहे हैं तो 33 कर दें, नो प्रॉब्लम है। इससे रिटर्न का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, दैट्स इट। रेंट के केस में क्या करेंगे जी आप, 1% ओनली, 1%, यस, क्योंकि 0 के केस में सर ये प्रोसेस नहीं करेगा आगे। ठीक है जी, तो उसको प्रोसेस करवाने के लिए आपने इसको 1% पे क्लिक करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद सर ये हमारे सामने एक बिजनेस का टैब कंप्लीट हो गया। यहां से आप इसको बंद करेंगे जी, एड्रेसेस भी हमने, अच्छा यह आ जाए जी एड्रेस, वो जो एड्रेस वहां पे आपने एंटर किया होगा ना, वो ऑटोमेटिकली यहां पर आ रहा होगा। आपने उस एड्रेस को क्या करना होगा जी, उसको चेक करना होगा, यहाँ पे उसको सेलेक्ट करना होगा। ये काम आपने, ये देखिए ये मेरा एक रेजिडेंशियल एड्रेस आ रहा है और ये मेरा कमर्शियल एड्रेस आ रहा है। तो मैं बिजनेस ऐड कर रहा हूं, तो बिजनेस ऐड करने के लिए किस एड्रेस को लिंक करूंगा, कमर्शियल एड्रेस को, उसी के लिए सर मैं इसको लिंक करूंगा जी। ठीक है जी, क्लियर है बात यहां तक। अच्छा, अब उसके बाद यूटिलिटी कनेक्शंस कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दें। ठीक है, बैंक अकाउंट्स कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दें। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसमें क्या करेंगे जी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे जी, आपके ब्लड रिलेटिव होंगे जी, आपके लीगल एयर्स आपके। आप अगर आप उनकी डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं करना चाहते तब भी कोई मसला नहीं है।
और नेक्स्ट वन क्या जी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा जी? नॉर्मली आपके जो कंसल्टेंट्स, आपके जो लॉयर्स हैं, वो यहाँ पर ऐड होंगे कि कौन लोग आपको एफबीआर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसका नाम आपने यहाँ पर दे दिया। अब इसका जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये किसी और का मैंने पोर्टल ओपन किया हुआ है और उसकी प्रोफाइल में मेरा नाम आ रहा है जी एज अ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। इसका एक बेनिफिट मुझे होगा। क्या बेनिफिट होगा? जो भी कंप्लाई होगी आपके पोर्टल पे यस, मुझे उस बंदे की आईडी से लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना पोर्टल लॉगिन करूंगा और कंप्लाइंस कर दूंगा उसके नाम पे। यस, ये देखें ना नीचे डिलीट हुआ है। ये सर ये थोड़ा समझाइएगा। मैं बता देता हूँ सर। फॉर आपका नाम सर शकील साहब, आपने बोला कि सर आप मेरा रिटर्न फाइल करें। मैंने सबसे पहला काम क्या किया कि मुझे बार बार आपकी लॉगिन, आपकी जो है पोर्टल को एक्सेस ना करना पड़े। मैंने एक बार आपका ये पोर्टल लॉगिन किया, प्रोफाइल में जाके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में मैंने अपना नाम एंटर कर दिया कि आपने मुझे ऑथराइज कर दिया। मैंने यहाँ से आपका केस बंद कर दिया, सबमिट करके लॉग आउट। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने एफबीआर के पासवर्ड से लॉगिन करूंगा अपनी आईडी से, और वहां से जाके आपका रिटर्न खुद ही फाइल कर दूंगा। मुझे आपकी आईडी पे आने की जरूरत नहीं। Let's suppose अब आप कंसल्टेंट हैं, अब आपके पास नंबर ऑफ केसेस हैं फाइल्स हैं, इसलिए अपने आप जो आपका है ये प्रोफाइल, इससे आप उसका कैसे फाइल करेंगे? वो मैं आपको करके बताऊंगा ना कैसे करेंगे। ये करने से उस कंसल्टेंट को, उस बंदे को एक्सेस मिल जाएगा कि वो आपका रिटर्न फाइल कर देगा। आपकी सारी कंप्लाइंस अपनी आईडी से ही कर देगा, आपकी पोर्टल पे लॉगिन करने की उसको जरूरत नहीं। ये एक फायदा है। ये है कि आप सर्विसेज देने का, हाँ, नॉर्मली ये होता है। आप 40 बहुत सारे ऐसे होंगे, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, बहुत कम करता हूँ। क्यों? किसी की लाइबिलिटी आ गई, एक वकील साहब को उठाया भी था, लाइबिलिटी थी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव थे वकील साहब, उठाओ भी इनको भी। इन्होंने सारा काम किया। वो डिफरेंट केसेस होते हैं, जो भी लाइबिलिटी के केसेस थे, तो देख के करें किसको कर रहे हैं। मैं नॉर्मली नहीं करता हूँ, कंपनीज को तो बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। हाँ, पर्सनल जो एंटियंस हैं वो मैं ऐड कर देता हूँ अपने पास कैपेसिटी में, जो छोटे मोटे केस हैं। बाकी मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही होती है कि मैं उनकी आईडी से जाके काम करूँ। लेकिन ये आपको तरीकेकार बता रहा हूँ क्या करना। ऑप्शनल है सर। हाँ, ये मैं किसी को करके बता रहा था, दिखा रहा था कैसे एंट्री करनी है, तो आज पता चला ये मेरा ही है। ठीक है जी, तो सही है ना, कोई गलत काम थोड़ी है, मैं अपने आप को ही ऑथराइज कर रहा हूँ भाई। सर एज सच तो नहीं है। आप मेरे ख्याल में तो नहीं, मैंने जब भी कोई केस देखा है तो एक से दो ही देखे, इससे ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी पास इसका एक्सेस ले लिया, और हो सकता है कि जी मैंने अपने जो मैनेजर है उनको एक्सेस दे दिया, या अपने जो मेरा जो लीगल एसोसिएट है जो काम कर रहा है, एक्चुअल में वही वर्किंग कर रहे हैं, तो मैंने उनका नाम भी यहाँ पे एंटर कर दिया, तो वो अपनी आईडी से भी सारी कंप्लाइंसेस कर रहे होते। सॉरी, ओरल डीड, इससे क्या ताल्लुक है इसका? ओरल डीड का सर, ओरल डीड का मुझे ऐसा सच कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैं लिटिगेशन साइड देखता नहीं हूँ। ठीक है, मैं ज्यादातर कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी, टैक्स कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, मुझे उस बारे में इतना आइडिया नहीं है ओरल डीड का। यहाँ पर कोई वकील हजरत जो कि बैठे हैं, वो जी बता दें सर। और ठीक है, वो चीज कोई भी जो है उपयोग करें उस क्वालिटी के उसमें लिखते थे। अच्छा जी, पुराने वक्त में जो रिजल्ट फाइल हाँ हाँ, अब उसमें क्या डिफरेंस क्या है? सर? वो आप हाथ से लिख के बेचते थे, और अब आप ये इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं। सर हर साल थोड़ी बहुत चेंजिंग आती रहती है क्या जी। क्या यही है सर, बिल्कुल वही है। 2001 का आपका ये कानून है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसके बाद वो वही चलते आ रहा है, लेकिन उसके अंदर चेंजिंग चल रही है, अमेंडमेंट्स हो रही है। हर साल बजट आता है, बजट में कोई और सा दूसरा था कानून सा, पहले तो पहले दूसरा कानून था। था। नहीं, वो सर कंपनीज ऑर्डिनेंस था, वो टैक्स का कानून कुछ और था। नहीं होता था सर, बिल्कुल नहीं होता। अच्छा जी, ये देख लीजिए यहाँ पर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ये मैंने समझे कि ऐड कर दिया। ऐड करने के तरीकेकार कि आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर उस बंदे का एनआईसी नंबर एंटर करेंगे,
कोई बंदा यहाँ पे एनआईसी बता दे सर, अगर आपका एनटीएन बना हुआ है, बना हुआ है 42401254 20031। मोहम्मद आदिल खान न्याजी साहब, इनका ये नाम आ गया। मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे। अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ इनका नाम आएगा और आज की डेट से मैं इनको, आप बैक डेट से भी जाके इनको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, ठीक है। आप ओके करेंगे तो इसी तरीके से आपके सामने एक एंट्री आ जाएगी, वेरी सिंपल, ठीक है करने के लिए जी सर। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या करना है जी आपने, एम्प्लॉयर, ये किस केस में होगा जी, सैलरीड पर्सन के केस में। ये बिजनेस के केस में आपने इसको कुछ नहीं करना। अगर आप बीइंग अ सैलरीड पर्सन अपनी प्रोफाइल में ये चीज अपडेट करना चाहते हैं कि मेरा एम्प्लॉयर कौन है, तो आप इसी तरीके से आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर उस एम्प्लॉयर का नाम लिखेंगे या एनटीएन नंबर लिखेंगे उस कंपनी का, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका नाम आ रहा होगा, आप उसको सिलेक्ट कर देंगे। जिस डेट से आपकी अपॉइंटमेंट थी उस डेट से आप वो डेट आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। नो नेसेसरी, सब चीजें ऑप्शनल है सर यहाँ पे, कुछ चीजों के अलावा। अटैचमेंट में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे कर दें तो अच्छी बात है। क्या करने चाहिए आपने, सिर्फ ये दो चीजें कर दीजिएगा, टेनेंसी एग्रीमेंट और यूटिलिटी बिल। नहीं भी है तो आपने क्या करना है, स्किप कर देना, ठीक है। और यहां पर ऊपर आपके सामने एक वेरीफाई का एक ऑप्शन आ रहा होगा, आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो आ रहा है नहीं आ रहा। डॉक्यूमेंट स्कैनर के थ्रू स्कैन होकर अटैच होगी, अटैचमेंट में खाली आप देखेंगे। नहीं नहीं सर, स्कैन के थ्रू आपने इसको अटैच करना है, अटैचमेंट यस, ठीक है। यहाँ वेरिफिकेशन का एक टैब आ रहा होगा, आप यहाँ पे अपना पिन एंटर करेंगे, वेरीफाई पे एंटर करेंगे, सबमिट। सर मैं अभी यहाँ सामने आ नहीं रहा सिस्टम की ग्लिच की वजह से, यहाँ पर इसी के साथ आ रहा होगा वेरीफाई, उसके आगे एक बॉक्स होगा उसमें लिखोगे एंटर 4 डिजिट पिन। वो 4 डिजिट पिन जब आप एनटीएन बनाएंगे तो आपके पास आ गया होगा, ठीक है। वो 4 डिजिट पिन आपने यहाँ पर एंटर करना है, वेरीफाई को जैसे ही क्लिक करेंगे केस सबमिट, ये आपका बिजनेस रजिस्टर्ड। आपने एफबीआर के साथ, के बाद का प्रोसेस यस एग्जैक्टली सर, आप फाइल अपडेट कर रहे हैं, जी सर बिल्कुल सेकंड स्टेप। जी। अगर आप मिस कर दो मैं बता देता हूँ, यहाँ तक बात क्लियर है जी सबको जी। और यदि कोई कॉल प्रोप्राइटर है, वो अगर वो बिजनेस खत्म करना चाह रहा है तो इसकी डायरेक्ट यहीं से डिलीट करेगा या फिर हाँ यहीं से डिलीट करेगा और एक और काम भी करेगा, मैं आपको बताऊंगा। 1 month पहले मैं जरा इसको ये कंप्लीट कर दूं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक इस प्रोसेस के हवाले से, क्लियर है जी सब। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ जी मैडम। सर प्लीज़ ये बताइएगा, अभी आपने ऑन बिहाफ पे एक डेट बताई ना कि हम जैसे आज सपोज मैं ले लेती हूँ अक्टूबर 5 को और मैं फाइल करना चाह रही हूँ रिटर्न नवंबर का, तो जो ऑथराइज पर्सन है वो 5 को उसको डेट हम दे रहे हैं ऑथराइजेशन की, तो वो प्रीवियस मंथ के काम को कर सकता है वहाँ पे? बिल्कुल कर सकते हैं मैडम, पिछले 5 सालों के भी कर सकते हैं, 10 सालों के ठीक भी है, कर सकते हैं। ओके। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, हाँ इसकी एक चीज ये, हाँ मैं समझ गया। देखिए इसके अंदर ये चीज देख सकते हैं कि जिस आप अगर आप बैक डेट से अपने आप को ऑथराइज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यही होगा, अगर मैं खुद अगर किसी को अपने आप को बैक डेट से ऑथराइज करूंगा तो फिर मैं उसकी बैक से फाइलिंग करता हुआ आऊंगा, प्रीवियस फाइलिंग्स, तभी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अदरवाइज मैं क्यों अपने आप को लाइबल दे रहा हूँ, जो काम उसने कर दिया है वो कोई और लाइबल है या वो खुद लाइबल है ऑब्वियसली। लेकिन जब मैं जो काम मैं करने के लिए जा रहा हूँ, या तो मैं उसको करंट डेट से करूंगा, या अगर वो मुझे कह रहा है कि आप मेरे पिछले 5 साल की रिटर्न फाइल कर दें तो मैं पिछले 5 साल से भी उसको कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। सर ये बताइएगा जब आप एंट्री बनाते ठीक है सर, थैंक यू। कि आपको 2 साल की रिटर्न साथ में फाइल करनी होती है, कहाँ लिखा है सर ये? मैं वैसे एक जनरल अब मेरा आप सबसे सवाल है, कहाँ लिखी है ये बात, क्या आपने 2 साल की रिटर्न फाइल करनी है? मेरा फाइल करने के लिए आप 2 साल की जी आपको 2 साल की रिटर्न। सर मैं आपको 1 साल का भी करके दे दूँ, 1000 का चलान दूँ, आप फाइलर हो जाएंगे। सर तो मैनेजमेंट ओपिनियन में सवाल ये है कि ये जनरल प्रैक्टिस में जो हमारे टैक्स कंसल्टेंट्स हैं ये करते हैं। सर मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कामरान साहब, आप स्टूडेंट है मेरे ख्याल में, कामरान साहब का मैंने रिटर्न बनाया, एनटीएन बनाया, मुझे बताएं कामरान साहब, मैं अभी एज्यूम कर लेता हूँ कि एज ऑफ नाउ कुछ भी अर्निंग नहीं कर रहे,
मुझे बताएं क्या मुझे जरूरत है कि मैं इनके पिछले 5 साल की रिटर्न फाइल करूं? उनके पास कोई सिग्निफिकेंट एसेट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आ रहा हूँ सर, आप ही की जॉब की तरफ आ रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड शकील नाम है सर आपका, राइट? शकील साहब आते हैं, पूरी उम्र गुजार ली शकील साहब ने, शकील साहब अब जाके कहते हैं जी मेरा रिटर्न फाइल कर दो, फर्स्ट टाइम मेंटेन, मैंने ऐसे बहुत से केसेस होते हैं। अब मुझे पता है एटलीस्ट पिछले 25 साल तो काम किया होगा शकील साहब ने, कुछ एसेट्स बनाए होंगे, कुछ चीजें जमा की होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ ना कुछ तो होगा। अब बीइंग अ कंसल्टेंट मैं इनको क्या बोलूंगा कि सर आप एक काम करें, रिटर्न तो मैं आपका फाइल कर दूंगा, मसला नहीं, लेकिन आपका 1 साल की रिटर्न फाइल नहीं करूंगा। कितने साल के करूंगा सर? कम से कम भी 5 साल की, कम से कम भी 5 साल की। क्यों? कि भाई मैं पीछे से ये सारे पैसे कमाता हुआ आ रहा हूं और करंट डेट में मेरे पास ये पोजीशन है। इसकी अब मैं प्रैक्टिकल आपको एक सिनेरियो बता देता हूं कि एक बंदा किसी बहुत ही अच्छे वकील के पास गया कि मुझे फाइलर कर दो। उसने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। उसने 2025-24 का सिर्फ एक रिटर्न फाइल किया, ठीक है, और उसकी वेल्थ में जाके शो कर दिया कि ये 1 करोड़ रुपए का मालिक है। एफबीआर ने 111 का नोटिस भेजा, एक कंसीलमेंट का नोटिस होता है कि भाई एक ही साल की रिटर्न फाइल किया है और वेल्थ में 1 करोड़ पे आ गए। इसका मतलब ये 1 करोड़ पे आपने अपनी लाइफ में डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम में कमाए कमाए हैं, तो टैक्स क्यों नहीं पे किया? तो इसी चीज से बचने के लिए सर मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, केस टू केस वेरी करता है। अगर वो मेरे पास आते एज ए स्टूडेंट तो मैं उनका सिर्फ एक ही साल की रिटर्न फाइल करता। आपकी जो एग्जांपल थी, अगर आप मेरे पास आते तो मैं कम से कम 5 साल की रिटर्न फाइल करता, 5 साल के टैक्स आपसे पे करवाता, ताकि आपकी हिस्ट्री बनती। टैक्स साफ मैंने कराया, मेरा टैक्स का रिजल्ट था हालांकि शी स्टूडेंट, और मतलब उसको एज अ गिफ्ट ज्वेलरी या मतलब प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट मतलब जो है वो बीच से है। उन्होंने 2 साल के रिटर्न उन्होंने कहा कि इसकी फाइल तो ये जो गिफ्ट प्रॉपर्टी, ये जो आप बात करें जो उनको गिफ्ट हुई है, वो किस ईयर में ट्रांसफर हुई है? 23-24। तभी उन्होंने 2 साल के किए ना, क्योंकि एसेट्स उन सालों के अंदर ट्रांसफर हुए। अगर एसेट्स को पिछले 1-2 साल उनको ट्रांसफर हुए पहले, तो वो 2 साल जारी बात है, बिल्कुल ठीक उन्होंने काम किया, गलत काम नहीं किया, सही किया। केस टू केस वेरी हाँ हाँ बिल्कुल, केस टू केस चीजें वेरी करती है, लेकिन इसका कोई क्या हर पाकिस्तानी को जो 18 साल का है उसको एलिजिबल बनाना चाहिए, या जिसकी टैक्सेबल इनकम है और वो टैक्स कैटेगरी में फॉल करता सर है? माजरत के साथ वंस अगेन यही इसका जवाब मैं आपको इनकम टैक्स की क्लास में दूंगा। सेक्शन 114 कौन? अभी तो सर अब इनकम टैक्स मैंने ओपन ही नहीं किया। एनटीएन बनाने के लिए रिक्वायरमेंट के लिए कोई कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जिस बंदे ने रिटर्न फाइल करना है वो एनटीएन रजिस्ट्रेशन करेगा। अब कानून में ये लिखा हुआ है कि रिटर्न किसने फाइल करना है और किसने नहीं करना। तो जो रिटर्न फाइल करने के लिए आएगा वही एनटीएन बनाएगा सर। तो सवाल ये होना चाहिए कि रिटर्न किन लोगों ने फाइल करना है। उसके लिए हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 114 पढ़ेंगे, ठीक है जी। आप कह रहे हैं कि इसकी इनकम पिछले सालों से चलती क्यों आ रही है? अगर जी। 2025 में 2020 का रिटर्न फाइल करना है, उसका टैक्स हम लेंगे आज के लेंगे या पिछले वो 2020 के टैक्स रेट्स फाइल होंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली 2020 के टैक्स रेट्स अप्लाई करेगा। पेनल्टी वगैरह होती है जो मतलब आप बैकडेट्स आप कर रहे हैं कि तो आप रेगुलर कर रहे हैं? इतना बड़ा मसला होता नहीं है, पेनल्टीज आ जाती है लेकिन इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, इतना बड़ा इशू है नहीं। सर मेरा एक सवाल है। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट प्लीज हैंड रेस कर ले, मैं आपका क्वेश्चन अभी ले लेता हूँ। बता आ रहा हूँ उस बात पे सर, आपका क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल स्टडीज के लिए, तो मुझे पिछले कितने साल का रिटर्न को जो है फाइल करना पड़ेगा? उसमें कितना बड़ा था इसके आप शो इट डिपेंड्स, आप जो अपना अपना जो आप वहाँ पे वीजा फाइल करेंगे या अपना जो केस पुटअप करेंगे वहाँ पे स्पॉन्सर किसको शो करेंगे। अगर तो वालिद साहब को स्पॉन्सर शो करेंगे तो वालिद साहब के रिटर्न सही करें, उनकी स्टेटमेंट सही बनाए। अगर तो सेल्फ पे जाएंगे तो फिर आपको ये सारा काम करना पड़ेगा जो आप बता रहे हैं जी। सर ज्यादातर देखें, मैं अगर अपनी फैमिली की भी बात करूं तो अभी मेरे भाई भी गए बाहर, तो हमने वालिद साहब के केस के ऊपर उनका केस फाइल किया। मैंने अपने फादर के नेम पे उनको वहाँ शो किया कि जी ये इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये सारे पैसे दे रहे हैं, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट सही थी और उनके रिटर्न्स भी सही थे एज कम्पेयर टू माई ब्रदर। तो हमने उस पर उनको शो कर दिया। और जब वीज़ा फाइलिंग की बात आई तो वालिद साहब के डॉक्यूमेंट्स गए, उनके नहीं गए, क्योंकि स्पॉन्सर ही उनको शो कर रहे हैं। स्पॉन्सर कौन है?
ठीक है जी। जी नहीं, 10 साल का सर बहुत लंबा टाइम हो जाएगा सर। आप पिछले 2 साल की कर दें या साल की भी कर दें, लेकिन वो गिफ्ट डीड आपके पास होगी, वो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होंगी। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको पे जस्टिफाई कर सकते हैं कि यार ये गिफ्ट डीड 10 साल पहले हुई थी। ठीक है, और कोई सरचार्ज का पूछा। सरचार्ज? सर जैसे सरचार्ज होता है सर लेट फाइलिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर कोई किसी बंदे ने 31 अक्टूबर तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा, उसका नाम एटीएल से बाहर, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इनएक्टिव हो गया वो। अब वो क्या करेगा, पहला काम करेगा कि अपने रिटर्न फाइल करेगा 25 का, और दूसरा काम क्या करेगा, सरचार्ज पे करेगा। ये 5 साल तक पीछे होगा कि फाइल करनी। तो आपने करंट ईयर का सिर्फ एक सरचार्ज पे करना होगा, दैट्स इट। पिछले सालों के आपने सरचार्ज पे नहीं करना। कितना इंसान का बिल और जो सरचार्ज है बेसिकली वो इंडिविजुअल के लिए 1,000 रुपए, एओपी के लिए 10,000 और कंपनी के लिए 20,000। करिए? हाँ, वो एक ही दफा पे करना होगा। टैक्स कंसल्टेंट एडवाइस करते हैं कि आपका पहला मतलब साल है इसमें आप उसके लिए मतलब जो है क्या कोई है सच मतलब कोई का वो नहीं है, जैसे आपने गोल्ड डाल दिया, कैश इन हैंड डाल दिया, ये तो कुछ चीजें आपने डाल दी। सर मैंने अभी आपको इसकी एग्जांपल दी, कैश इन हैंड की 1 करोड़ पे शो कर दिया। सवाल तो आप कैसे उसका एंड क्या हुआ, एंड नहीं बताया आपने। सर, एंड तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऑर्डर मैंने उसका देखा है, तकरीबन कोई 60 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी, और उस बंदे की इनकम थी 25,000 रुपये महीने की, जिसने ये काम करवाया था। वो सवाल था वो बड़े वकील साहब ने बनवा दिया। सब एज अ टैक्स कंसल्टेंट अगर हम कोई चीज अपने क्लाइंट को चीज फाइल करते हैं और कल क्लाइंट कहता है कि मैंने 3 बार टैक्स कंसल्टेंट ने की, सही कहेगा तो हमारे बाबा। पर क्या लायबिलिटीज बनती है हाँ एज अ टैक्स कंसल्टेंट। सर, देखिए सबसे पहले काम तो आपने ये करना है कि आपने जिसकी भी वर्किंग कर रहे हैं ना, आपने खुद उसको टैक्स एविजन का मशवरा नहीं देना, पहली बात। हमें भी बहुत सारी चीजें पता है कि आप किस तरीके से टैक्स एवेड कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को मशवरा नहीं देते। हम उनके सामने एक फैक्चुअल पोजीशन रखते हैं कि सर ये लें, ये आपका टैक्स बन रहा है, आपकी इनकम इतनी, आपके खर्चे इतने, सारी चीजें। वो कहता है कि नहीं भैया, तो मैं तो मर जाऊंगा इतना टैक्स पे करूंगा। अभी मैं कहता बताएं क्या करना है, वो खुद ही बता देगा मैं इतना टैक्स पे कर सकता हूँ। आप क्या करें, आप वर्किंग करें, वर्किंग को प्रिंट करें, ड्राफ्ट रिटर्न को प्रिंट करें, उससे लें साइन और स्टैम्प, एक्नॉलेज करवाएं, फाइल में लगा दें, तो उसको बताएं सर मैंने आपको सिराते मुस्तकीम दिखाया था, बाद में कोई कॉन्सिक्वेंसेज हुए मैं फाइट करूंगा, बट अल्टीमेट लायबिलिटी आपके गले में, मेरे गले में नहीं। उसकी एविडेंस क्या है जी, वो स्टैम्प और उसने जो साइन की एक्नॉलेजमेंट की है, छोटी सी एक्नॉलेजमेंट बना के अपने केस के ऊपर पुटअप फाइल कर दो। जी तो एवरी ईयर क्या ये मैंडेटरी है कि आपने उससे क्लाइंट से वो सारी बात है सर, हर साल आप डिफरेंट रिटर्न फाइल करते हैं। अभी 2025 का, वो अगले साल 26 का करेंगे, उससे अगले साल 27 का करेंगे, हर साल फिगर्स डिफरेंट होंगी। कर दिया सर ऑथराइज कर दिया सही काम करने के लिए, ठीक है। वो सही काम कर नहीं रहे, लेकिन काम तो अब आपने करना है, फीस आपने ली हुई है या आपने काम करना है, सारी बात है। यहाँ पे कोई भी टैक्स सही नहीं पे कर रहा, ठीक है, कोई भी बंदा 100% टैक्स की पेमेंट नहीं कर रहा है। तो आपने अपने आप को सेव करने के लिए क्या करना है कि कल को ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि केसेस खराब हो गए और क्लाइंट आके शोर मचाना शुरू कर देते हैं, यार ये तो आपने कहा, आपने तो हमसे पूछा भी नहीं, झूठ बोलते हैं। उनको याद भी होगी वो बात। अब तो खैर व्हाट्सएप है, चैट्स हैं, सारी चीजें हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं तो जो मुझे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो मिलने नहीं आते, तो मैं उनकी चैट्स का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास फाइल में पंच कर ले दूँ, व्हाट्सएप चैट का सारी चीजें, कि भाई आपने मुझे ये बोली थी बस सारी बातें करने के लिए। जी यार इसकी लीगल वैल्यू तो मैं सच नहीं समझता, लेकिन वो बंदा आपको ये नहीं कह सकता कि आप लायबल हो, आपने काम किए। ठीक है, आप एटलीस्ट जब आप ये सारी बातें करोगे ना सर, वो जब मर भी रहा होगा ना, उसको याद होगा मैंने आपसे बात की थी और आपसे मैंने साइन करवाई थी। तो कोई क्रिमिनल लायबिलिटी तो नहीं बनती नहीं है, नहीं तुम्हारी नहीं नहीं, क्रिमिनल लायबिलिटी कोई भी नहीं होगी सर। ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको बताया ना कि मेरी अपनी पूरी लाइफ में मैंने किसी एक वकील साहब को, एफबीआर ने उनको उठाया, देखा है, और सिर्फ किस बेसिस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। ठीक है, तो ऐसा कोई इतना मसले वाली बात नहीं। कोई क्लाइंट अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी टैक्स एवेजन कर रहा है और वो आपके थ्रू हो रही है, तो काइंडली आप एक्नॉलेजमेंट ले लीजिए। जो जो फिगर्स दिए गए की तरफ से वो आप एक्सप्लेन कर सकें कि दिस वाज व्हाट यू इन फैक्ट हैपेंड टू गिव अस एंड दिस व्हाट वी एक्सपेक्टेड। सर रिटर्न फाइल करते वक्त हम क्या करते हैं, हम फाइनल फिगर्स पुटअप करते हैं रिटर्न के अंदर।
उसकी बैकएंड की वर्किंग हमारे पास हमारी वर्किंग फाइल में होती है। हमारे पास एक पूरी वर्किंग फाइल होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी रिटर्न फाइल करूंगा ना, तो जो आप मुझे डॉक्यूमेंट्स देंगे उसकी पूरी एक फाइल बनेगी, फिर जो मैं वर्किंग करूंगा उसकी पूरी कैलकुलेशंस की एक फाइल बनेगी, पेपर अटैच होगा, उस कैलकुलेशन की फिगर्स सिर्फ उठा के मैंने रिटर्न में एंटर करनी है, दैट्स इट। तो जो आपने वर्किंग करने के बाद जो फाइनल फिगर जो आए, सबमिशन के बाद जो समरी शॉट है वो कोई कस्टमर से आपने हमें शेयर कर दें कि भाई ये आपने हमें कम्युनिकेट किया था, उसकी बिना पर ये आपका टेक्स्ट बनाकर हमने फाइल कर दिया है, और उसकी एक्नॉलेजमेंट दे दें। ये उन केसेस के लिए जहाँ पे कस्टमर कह रहे हैं ये तो आपने पता नहीं क्या फाइल कर नहीं, तरतीब थोड़ी सी गलत है। सबमिट करने के बाद नहीं भेजना आपने, ड्राफ्ट सबमिशन से पहले ड्राफ्ट लेके भेजना है कि ये मैं करने के लिए जा रहा हूं, मुझे इजाजत दो, साइन उस टाइम करवा लो, वेरी सिंपल। यस, लेकिन बस अगर फॉर इंस्टेंस अगर टेक्स्ट गलत फाइल हो गया कि भी वो रिवाइज कर सकते हैं आप, नो इशू। ये बात आइडिया तो इस इंस्टीट्यूशन पे आप नहीं जी, बट अगर इन केस अगर आप बात में करते नहीं है कस्टमर से कहने के इन केस देयर इज एनीथिंग व्हिच यू डू नॉट एग्री विद, लेट अस नो, तो फिर हम उसकी रिफंड कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, आप देखिए रिटर्न को सर आप रिवाइज बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। रिवीजन का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपको कोई लगता है कि एरर है, कोई ओमिशन है, किसी चीज की कोई मिस्टेक है, आप उसको बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये के बाद ये भी एक्सेस होता है कि आपका ड्राफ्ट जो है ना रिटर्न सर एफबीआर के पास ये भी एक्सेस है कि मैं भी चालान क्रिएट करूंगा ना, तो हमारा जो पीआर है, एफबीआर की जो रेवेन्यू के प्राल जो आपका देख रहे हैं, सॉरी मामला देख रहे हैं, वो कॉल आ जाती है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अभी मजाक मस्ती में एक हैवी अमाउंट का चालान बना देता हूँ, आफ्टर सम टाइम उस क्लाइंट को कॉल आ जाएगी आपने चालान क्रिएट किया था, पेमेंट की नहीं की। ये पर्सनली हो चुका है, चाहे नहीं प्रिंट आउट सब इशू कर ली, आपने आईडी क्रिएट कर ली, चालान क्रिएट हो गया, और एफबीआर के पास चले गए जी इस बंदे ने इतनी अमाउंट की चालान क्रिएट किया, अब वो इंतजार में कब पेमेंट आएगी, कब पेमेंट आएगी, कब पेमेंट आएगी, आखिरकार वो आपको फोन कर लेंगे, क्यों नहीं आई पेमेंट। ये जो आप बात कर रहे हैं ड्राफ्ट रिटर्न्स की, ये उनमें होता है जो हमारे लार्ज टैक्स पेयर्स हैं, बड़ी जो कंपनीज हैं, जो एमएनसीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, या जो लिस्टेड कंपनीज हैं, ये उनके केस में बड़ी जो है ना बारीक बीनी से चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो बिल्कुल कर दें, लेकिन हर किसी के लिए नहीं कर देगा। हाँ हाँ, आपको है ना, चल अच्छा वो आपने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी, पर ना करते तो ज़्यादा बेहतर था। हाँ, तजर्बे से बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी, लेकिन कोई नुकसान नहीं है। हाँ हाँ, ये चीज़ है, ठीक है, तो आप भी जाते हुए जरा मुझसे मिल लीजिएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन जी, कोई प्रॉब्लम जी यहाँ तक, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक सवाल है सर। अटैचमेंट्स जो करनी है, सर मेरा एक नॉट सवाल है कंपल्सरी। जी सर। सर मेरा एक सवाल है, आपने बैंक को क्यों छोड़ दिया सर? अगर एक क्लाइंट है, उसने पहले से बैंक ऐड किए हुए हैं सोल प्रोप्राइटर में, और वो चाह रहा है कि मैं और भी बैंक ऐड करूं, उसने कोई किसी और बैंक में अकाउंट खुलवाया, तो उसको ऐड करने का तरीका भी बता देते तो। सर ये अभी अगर ये चल जाता तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे एज सच लॉ की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐड करने की, ये नहीं सर, ये भी सिस्टम थोड़ा मसला कर रहा है। सर फिर फाइनल रिटर्न सबमिट करवाने में जब ईयर एंड पे, तो वहां पर बैंक तो शो नहीं होगा वो वाला। नहीं नहीं सर, वो आपने सेल्फ डिक्लेरेशन कर रही थी, यहाँ पे बैंक शो करने से रिटर्न में नहीं जाएगा ऑटोमेटिकली, वो आपको खुद करना है, ठीक है जी। अच्छा। तो सर ये अर्ज कर रहे हैं कि प्रोफाइल पे अभी जब मैं बिजनेस ऐड कर रहा था, तो एक बैंक का टैब मैंने आपको कहा था छोड़ दें, जरूरी नहीं है। तो हसीब साहब ये समझ रहे हैं कि जब मैं वहां पे बैंक अकाउंट एंटर करूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली जब मैं अपना रिटर्न फाइल करूंगा तो वहां पे मेरा बैंक अकाउंट आ रहा होगा, तो ऐसा नहीं है, मुझे खुद उसको सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा जितने भी मेरे बैंक अकाउंट हैं। वैसे यहाँ पर सही। शो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 2021 में मेरे ख्याल में इन्होंने कानून का पार्ट बनाया था कि हर बंदे ने अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो है वो अपडेट करनी है, उसके बाद फिर साल के बाद उन्होंने उस चीज को हटा दिया, तो अब किसी को कोई करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एफबीआर के पास सारा के सारा बैंक का डाटा उनके पास अवेलेबल है, ऐसे ही सर सारे बैंक मैं कर देता हूँ जी। उस टाइम पे सारे बैंक अकाउंट शेयर करने लाजमी है तो ये सर ये जरूरी है, सेक्शन 192 प्रोसिक्यूशन का है, अगर आपने ये नहीं किया ना तो फिर उसको प्रोसिक्यूशन है कि आपने बैंक सारे डिक्लेयर करने। बैंक इनएक्टिव है या तो
डोरमेंसी के चक्कर में कोई जारी बात उसमें ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी। लेकिन अगर किसी बैंक में ट्रांजैक्शंस है और आप फिर भी शो नहीं कर रहे हैं तो फिर ये तो फिर कंसीलमेंट कर रहे हैं सर। अब तो लोग कर रहे हैं, क्योंकि इजी पैसा तो एक तो वो है ना बेसिकली फैसिलिटी है, लेकिन पीछे बैंक कौन सा है? टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक है, वो आपने शो करना। सेक्शन 192 सर। अगर कोई एक्नॉलेज ना दे रहा हो और जो है फोन पे अगर वो गड़बड़ी कहता है तो मेरा ये काम है। आप उसको व्हाट्सएप करें, बोले सर इसके नीचे एक्नॉलेज कर दे, इसको स्क्रीनशॉट ले लें चार्ट का, पंच कर दो। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह कल आप सबसे मुलाकात होती है 7 बजे। आज तो मैं ऑफिस में नहीं था, वरना तो .7 पे स्टार्ट हो जाती क्लास। तो इंशाल्लाह कल जो है टाइम पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। नहीं सर, कल होगा इंशाल्लाह पार्टनरशिप के पार्टनरशिप डीड हमने कैसे बनानी है। सर बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम में सब सारी चीजें आपको बताऊंगा। बहुत सारी चीजें कर रहे हैं लोग यार, लेकिन अगर फॉर्म ओपन करना चाहते हैं, अच्छे क्लाइंटेल बनाना चाहते हैं, तो फिर आपके पास कोई अथॉरिटी हो जरूरी, क्योंकि अगला आपसे क्वेश्चन करता है कि भाई कहाँ क्या आप खुद क्या हैं। सर वो ऐसे ही है ना, अब आप ये फाइनेंशियल मैटर्स में इसमें इंसान को ना थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए। ऐसे बहुत से नई मकीम है जो काम लोगों का काम खराब करने के लिए बैठे हैं। एनटीएन तो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, रिटर्न किसी तरीके के बंदे से, किसी ऐसे बंदे से फाइल करवाएं जिसको लॉ की और अकाउंट्स दोनों की नॉलेज। ठीक है जी सर। सॉरी, बुक सजेस्ट करूंगा इंशाल्लाह इनकम टैक्स वाले पार्ट में, वो खालिद पेटी वाले की एडवांस टैक्सेशन की। यस, वो इनकम टैक्स के लिए आप उसको देख लीजिएगा, उसमें सेल्स टैक्स भी है। तो वो एक स्टूडेंट गाइड समझ लें, सीए की एडवांस लेवल की बुक है, उसमें सारी चीजें आपको समझ में आएगी। खालिद पेटी बस ड्रॉबैक है सर, ये इसलिए नहीं रखा कि जो लोग छोटे जो इजीली अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं बिजनेस को वो करवाना। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर किसी को अच्छा बिजनेस रन करना है या बड़े लेवल पे करना है, उसके लिए हमारे पास पार्टनरशिप है ना। तब यार अब कोई छोटा बंदा है जिसकी है बुल्टन मार्केट में शॉप है, वो क्या करे? कंपनी खोलेगा। उसको तो एक छोटा सा मामला चाहिए कि बस मेरा बिजनेस हो, मेरा बिजनेस अकाउंट ओपन है। उसके लिए मामला तो मैंने सीधे आपके भाई भाई रहे। ठीक है, सवाल क्या? जी जी, पार्टनरशिप करवाना चाहूँ, हाँ, लेकिन जो बंदा बाहर है ना, अगर आप उसको पार्टनर ऐड करेंगे तो वहां पर अकाउंट ओपनिंग के लिए प्रॉब्लम होगी। वो कहते हैं पार्टनर का बायोमेट्रिक चाहिए, बैंक से फिर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मसला होता है। तो हुआ ये कि मैंने जब अकाउंट डिलीट किया तो उन्होंने कहा कि आपको पहले से CNS यूज कर मैंने अगर रिपेयर किया तो पॉसिबली कि मेरी कंपनी की जो टैक्स पे करे मैं सही फिर अकाउंट रिकवरी करी है। अकाउंट रिकवरी के बाद मेरे पास तो ऐसा कोई नोटिस नहीं था, लेकिन मेरे फ्रेंड के पास 2014 से नोटिस वो देखिए एनटीएन कब से बना हुआ है, उसका सर उसकी रजिस्ट्रेशन 2023 वो पीछे बैक नोटिसेस आ जाते हैं, ऑटोमेटेड नोटिसेस होते हैं। ईमेल मांगता है या आपका सेल नंबर मांगता है अकाउंट डिपॉजिट? दोनों चीजें। अगर टैक्स कंसल्टेंट ने मतलब ईमेल अपना जनरेट किया हुआ, जनरली वो अपना जनरेट कर रहे होते हैं, और आपके पास मतलब नंबर ऑफ सेल फोन है, तो फिर आप बारी बारी सबको ट्राई करेंगे। अकाउंट रिकवरी में आप ऐसा नंबर ईमेल डालेंगे जो आपके पास नया ईमेल है और नया नंबर, वो जाके आप एंटर कर दें, काम हो जाएगा। आपको कोई दोबारा से उसको रिविजिट करने की जरूरत नहीं। सारी चीजें अकाउंट रिकवरी मैंने डाला, मुझसे मेरा प्रेजेंट ईमेल मांगना है और मोबाइल नंबर कोई भी प्रेजेंट अपना ईमेल और नंबर डाल दे, बस दैट्स इट। पुराने से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, वो आप उसी वक्त कर लेंगे। कंसल्टेंट एक्सेस खत्म। अब जब मैं रिटर्न फाइल करने जाऊंगा तो मैं अपना उसको पासवर्ड और बोल दूंगा। यस, ठीक है। कोर्स मटेरियल है इसमें इस कोर्स के दौरान या मतलब सर बिल्कुल, ये तो अभी इंशाल्लाह मैं जरा कल पार्टनरशिप वाला भी कर लूँ तो मैं आपको पूरी एक स्लाइड शेयर करूंगा, उसमें सारी डिटेल मेंशन है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जो चीज से मैं प्रोसीजर सारी कर रहा हूँ वो तो आपको देखनी और लिखनी पड़ेगी। हार्ड कॉपी में बुकलेट जो है ना, वो बेसिकली मैं सीए की बुक है, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स, वो रेफर कर देता हूँ। वो हम खुद भी आज तक रेफर कर रहे हैं, उसको आप रेफर कर सकते हैं। बाकी कॉर्पोरेट से कंपनी लॉ से रिलेटेड भी मैं बुक आपको रेफर कर दूंगा, तो आप पेटी वाले से खरीद लें, वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, हाँ वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको।
तो उसके फाइनली अपडेट होती हैं रहती है और चीजें होती रहती है, तो क्या उसमें अपडेशन होगी? जैसे बात होगा इनकम टैक्स की जो वो साथ नहीं है। सर वो हर साल फिर बजट के बाद जो है ना वो 2-3 महीने लग जाते हैं होने के लिए। बेहतर ऑप्शन यही है कि सर अपना लिंक्डइन स्ट्रांग रखें, जो भी नई चीज आ रही है उसका एक फोल्डर बना लें अपने पीसी में, उसको ऐड करते जाओ। यार ये चेंजिंग आ गई, ये चेंजिंग आ गई, और जब आप प्रैक्टिस करना शुरू होंगे तो ये चीज़ अगर आपको इतनी मुश्किल लगेगी। सेक्शन चेंज नहीं होते, सेक्शन एडिशंस ही होती हैं, एडिशंस कुछ एडिशंस होती हैं, कुछ नई चीजें होती हैं। हाँ, options हो जाती हैं। ऐसे ही होती जनरली तो वो 240 मतलब है सेक्शंस में रखा है। 42 सेक्शंस हैं वो वैसे के कोई वैसे। मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं, उसकी में ए बी सी कभी उसको यही होगा सर, रूल्स में चेंजिंग हो जाएगी। एसआरओ के जरिए ज्यादा मतलब चीजों को एग्जैक्टली सर, वो करते हैं। ठीक है जी, नोटिस का क्या है इसको? कुछ भी नहीं करें, छोड़ दें उसको। बंदा जो आपका दोस्त है, राइट, स्टूडेंट है, नहीं ऐसा कोई नहीं है। काम कितना अरसे से कर रहा है, मैं वो काम हम सोचे 2016 से कर रहा है। उसको बोलो पिछले 3-4 साल के रिटर्न फाइल कर दो, 3 साल के कर दो 1 साल बस। वो रजिस्ट्री 2023 में कोई मसला नहीं, पीछे कर दे दो, क्या है, हाँ, ठीक है। ठीक है। बस क्या पॉसिबिलिटी नोटिस आते हैं क्या? ऑटोमेटेड नोटिस, जैसे मैं आज बनाऊंगा ना इंडियन किसी का, उसको पिछले 4 साल के वैसे ही आ जाएंगे। कोई मसला नहीं, इसमें डरने वाली बात नहीं है यार, ये सिस्टमैटिक चीजें हैं, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको नोटिस भेज देता है, ये कमिश्नर खुद नहीं भेज रहा होगा, ये ऑटोमेशन इन्होंने की हुई है कि जो भी इंडियन बनाएगा ऑटोमेटिकली उसको 3 साल की नोटिस भेज दे कि वो रिटर्न फाइल करे आपका, ठीक है। ये सिनेरियो होती है। चले जी, थैंक यू वेरी मच ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स जी।